स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास जो आंसर आए हैं अभी तक, वो बेसिकली कौन कौन से आए हैं भाई। सबसे पहले जो है वो F6 और F7। F6 और F7, सिर्फ F7 सही है। अच्छा रिजा, आपने भी, रिजा आपने पहली क्लास मेरे ख्याल से शायद ली हुई है वहां पे। तो आज वही वाली क्लास में दोबारा, रिजा आपने नॉर्थ कैंपस के अंदर क्लास ली थी पहले, जरा मुझे कंफर्म करिएगा। हाँ, तो आज की क्लास का कोई फायदा नहीं, अल्टीमेटली मैं वही सारी की सारी चीजें जो है वो आज रिपीट करूंगा। तो अगर आप क्लास आगे कंटिन्यू करना चाह रही है तो कर लें, वरना जो है वो अगर अगली क्लास से भी ज्वाइन कर लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका मेन रीज़न है कि चीज़ों के बारे में आपको आइडिया है। सही है। वीकली टाइम टेबल जो अगली क्लास होगी वो इंशाल्लाह सैटरडे को है हमारी। सही है, सैटरडे को 6 to 9। या आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है, वरना क्लास जो है वो 6 बजे स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली। तो अगली क्लास इंशाल्लाह 6 to 9 होगी, तो आप अगली क्लास 6 to 9 से ही ज्वाइन कर लें, तो वो मामला जो है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा फिर। सही है, चलो। अभी अगर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो सुन लें तो सही है, वरना फिर जो है वो जब क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट होंगे तो फिर आप चाहें तो मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए। अच्छा जी, देखो यार, पेपर सबसे पहले, सही है, हमारे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने सबसे पहले आके यही कहा कि सर जब मैंने इसको स्टडी हब से देखा तो ये पेपर आम पेपर इसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट लगा। और तुम्हारा F5 का पेपर बिल्कुल आखिर में चूज करने का रीजन क्या था? इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है। इसका डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, उसको अगर हम आखिर में टैकल करें तो उसमें ये होगा कि हमारे बाकी सारे पेपर्स निकल चुके होंगे, तो आखिर में अगर हम कोई स्पेसिफिक पेपर दे रहे हैं तो इतना बड़ा मसला होगा नहीं हमें। सही है। और बाकी लोग जो हमें बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि F7 के बाद F6 सही है, या सिर्फ F7, तो वो तो कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है, इसका मतलब है उन्होंने जल्दी उठाया। अच्छा, इस पेपर को स्टूडेंट डिले क्यों करते हैं? डिले करते हैं बेसिकली इस रीजन की वजह से कि उनको लगता है कि यार ये टेक्निकल पेपर है, और जो पेपर टेक्निकल होगा तो लाजमी तौर पे उसको आखिर में रखेंगे, तो इंशाल्लाह बाकी पेपर्स तो निकल जाते हैं पहले, तो फिर आखिर में इसको भी निकाल लेंगे। और जो स्टूडेंट्स पहले से उठाते हैं उनको भी एक एज मिलता है। जरा उस एज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा एज इस पेपर को शुरू में उठाने का ये होता है कि आपने क्योंकि F2 की चीजें देखी हुई हैं, तो आपको फिर F5 में वो सारी चीजें जो आपने F2 में देखी भी होती हैं, अल्टीमेटली उसकी वजह से हेल्प मिल जाती है। अच्छा, तुम लोगों ने इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में तो सुना होगा कि जो कोर्स है इसका वो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है और पासिंग रेशियो कम है। थोड़ा सा पासिंग रेशियो के बारे में बात कर लें। यार अगर मैं तुम्हारे सामने 2-3 अटेम्प्ट की बात करूं, तो नॉर्मली सबसे आसान पेपर जो स्किल्स लेवल के ऊपर समझा जाता है वो तुम्हारे ख्याल से कौन सा पेपर, सबसे आसान पेपर कौन सा? F7। चलो यार, मैंने सबसे पहले यहाँ पे पहला पेपर लिखा F7 का, और उसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? F5 के साथ, ऐसे ही। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है F7 का पासिंग रेशियो क्या होगा? यानी अगर तुम्हारे ख्याल से 10 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं तो कितने स्टूडेंट पास करते हैं? 51%। इसका रेशियो नॉर्मली पता है क्या रहता है? इसका रेशियो नॉर्मली रहता है तकरीबन कोई 50% से लेकर 55% तक। 50% से लेकर कहाँ तक? 55% तक, यानी तकरीबन कोई गैप आता है कितने परसेंट का? 5% का। 50 से स्टार्ट होता है और 55 तक। बहुत कम अटेम्प्ट ऐसी है जब 50 से नीचे गया, और बहुत कम अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें 55 से ऊपर गया। सही। कोई बहुत आ, देखा जाए तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव किस्म का रेशियो नहीं है। सही है। यानी कि अगर 10 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5 स्टूडेंट पेपर पास करेंगे, और 5 स्टूडेंट का पेपर फ्लंक होगा, ऐसा ही। यही वाली बात है। तो यार, अब अगर हम एक पेपर को डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं तो तुम्हारे ख्याल से उसको कहाँ पे डिफिकल्ट कंसीडर करेंगे? वहां पे डिफिकल्ट कंसीडर करेंगे जब यहाँ पे बच्चे पास हो रहे होंगे 5 और वहां पे बच्चे पास हो रहे होंगे 2। क्या ख्याल है? ऐसा ही बना के तो हमने यही रखा हुआ है। अगर तुम स्टूडेंट की नजर में देखोगे तो उन्होंने बना के ये रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो वहां पे 2 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ऐसा ही है। या वहां पे अगर 5 स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट पास हो रहा है। सही है। या फिर रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ पे 80% स्टूडेंट पास करते हैं F7 का पेपर, और F5 का पेपर जो है वो 30% स्टूडेंट पास करते हैं। अगर हम स्टूडेंट की नजर से देखें तो उन्होंने इतना बड़ा ही गैप रखा हुआ है। क्या ख्याल है? यार बिल्कुल आखिर में जाके उठाएंगे इसलिए क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है। जबकि अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो इसकी पासिंग परसेंटेज जो है, यानी पास रेशियोज जो है वो 40% से लेकर 45% तक है। अभी रिसेंटली जो अटेम्प्ट है उसके अंदर 43, 44, 43, 44 के करीब करीब स्टैंड कर रहा है। यानी कि अगर F7 का पेपर दे रहे हैं 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, तो उसमें से कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं? 5। और अगर F5 का पेपर दे रहे हैं 10 स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंट पास कर रहे हैं? 4। तो दोनों के दरम्यान में फर्क कितना हुआ यार? कोई बहुत मेजर डिफरेंस है? नहीं यार। और ये वाली बात जो है ना वो डे बाय डे थोड़ी सी बढ़ती भी चली जा रही है कि स्टूडेंट जो है इस पेपर को आखिर में ऑप्ट करता है। मैं तुम्हें आज से 5 साल 7 साल पहले की स्टोरी सुनाता हूँ।
स्टूडेंट की जो पहली अटेम्प्ट हुआ करती थी, अगर उसमें उन्होंने दो पेपर्स उठाए में, पता है वो दो पेपर्स कौन से होते थे? पहला F7 और दूसरा F5। लिटरली पहला F5 दूसरा F7, या पहला F7 दूसरा F5। क्योंकि 6 महीने की अटेम्प्ट हुआ करती थी, कम से कम आपने दो पेपर उठाने, एक F7 का पेपर होगा, एक F5 का पेपर होगा। वजह बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते थे यार हमने जो है F3 देखा हुआ है तो हम F7 का पेपर दे देते हैं क्योंकि F7 हमारे लिए आसान होगा। यार हमने पहले F2 देखा हुआ है तो हम कौन सा पेपर उठा लेते हैं पहले? F5 का पेपर। क्यों? क्योंकि F2 के साथ डायरेक्टली F5 लिंक करता है। और वाकई में लिटरली उस वक्त पास रेट्स काफी बेहतर थे। एक पेपर आसान हो गया F7 का, उसको पीछे से हेल्प मिल गई आपको, एक पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, उसकी भी पीछे से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर जरा बैलेंस हो जाया करता। लेकिन अब जो मामला आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है। लोग ऑडिट के बाद F5 का पेपर दे रहे हैं। सही, कुछ लोग ऑडिट से पहले दे रहे होते हैं, कुछ लोग F5 के बाद। वैसे हमने इसका क्या सिनेरियो बनाया हुआ है मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। हमारे पास नॉर्मली स्टूडेंट सबसे पहला पेपर देते हैं बेसिकली F7 का। F7 के बाद F6 के बाद हम उनको रिकमेंड करते हैं या तो तुम F5 का पेपर उठाओ या F9, या तो F5 या F9। F8 का पेपर वो बिल्कुल आखिर में दे रहे होते हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली यही है कि इस पेपर की बीच में कहीं ना कहीं जगह बनती है। तो अगर आप इसको बीच में दे रहे हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर आसानी से बीच में निकल जाता है। पासिंग रेट्स भी कोई बहुत बुरे नहीं है, सही, नॉर्मल है, इतने बुरे नहीं है, नॉर्मल है, आसानी से पेपर निकल सकता है। और लिटरली हम जो देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट तकरीबन 70% के करीब करीब स्टूडेंट जो है वो पेपर निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 50 to 55% पे नहीं है, तो यार 40 to 45% के दरमियान में। अच्छा, ये पेपर अच्छा खासा रिलेट कर रहा है तुम्हारे पुराने वाले पेपर से। और तुम्हारा पुराना पेपर कौन सा है? बेसिकली F2 का। यानी जो MA का पेपर है वो डायरेक्टली नहीं करेगा किसके साथ आगे जाके? इनके साथ। तो अच्छी बात ये है कि वहां पे जो हमने चीजें देखी हुई होंगी वो यहाँ पे हमें बेनिफिट देगी। जैसे वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने देखा हुआ है तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेनिफिट मिलेगा। वहां पे हमने बजटिंग देखा हुआ है तो यहाँ पे हमें बजटिंग का बेनिफिट मिलेगा। एक बड़ी अच्छी बात पता है क्या है? इस पेपर को आसान बनाने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है, बहुत आसान सा एक तरीका इस पेपर को आसान बनेगा बनाने का। इसे पुराने वाले एरियाज के साथ लिंक करो। यानी जब पहला चैप्टर देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो इस बात को लिंक करो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग असल में पुराने किस एरिया के साथ रिलेट करती थी, और असल में वहां पे पुरानी वाली कॉस्टिंग क्या थी, तो फिर उसके साथ नई वाली कॉस्टिंग क्या बनी। पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, बाद में ABC आया, तो दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या बनता? सही। पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग थी, बाद में टारगेट कॉस्टिंग आया, तो दोनों के दरमियान का आपस का रिलेशन क्या है? क्योंकि जब रिलेशन समझ में आएगा ना तो उसके डेवलप होने के रीजन समझ में आएंगे। जब उसके डेवलप होने के रीजन समझ में आ जाएंगे तो उसे फिर आगे जाके उसके न्यूमेरिकल परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जब सिंपल वेरिएंस मुझे पता होंगे तो मैं फिर एडवांस वेरिएंस की तरफ आराम से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिंपल वेरिएंसेस का ही आइडिया नहीं है तो फिर एडवांस वेरिएंस कैलकुलेट करना मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। ये एक छोटी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको पुराने वाले एरियाज से लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसे समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये होगा। अच्छा जी, तो पेपर आपके पास किसका है? PM का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। सही है। अब जरा बात कर लेते हैं बेसिकली इस स्पेसिफिक पेपर के लिंकेज की। ये पेपर पहले रिलेट कर रहा था F2 के पेपर से। F2 के बाद जो अगला पेपर है वो बेसिकली किसका है? F5 का। और F5 के बाद जो अगला पेपर आपके पास है वो बेसिकली है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये पेपर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर ना भी देना चाहे जब भी कोई इशू नहीं है। यही पे जाके बेसिकली स्किल्स लेवल के ऊपर ही आप अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जर्नी को खत्म करना चाह रहे हैं तो ये आखिरी पेपर है जो इस जर्नी को खत्म कर देगा। लेकिन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई, आपके पास आगे SBR का पेपर है। तो इसका मतलब ये हुआ मैनेजरियल अकाउंटिंग की जर्नी जर्नी तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी में अभी भी SBR का पेपर बाकी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इस पेपर का स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होगा, तो यार इसका फॉर्मेट वही है जो F7 के पेपर का है, जो F6 के पेपर का है, या जो F9 के पेपर का। तो सर फिर उसके अलावा दो पेपर बच गए, कौन कौन से? एक F4, तुम्हें पता है F4 का फॉर्मेट अलग है, और F8 का फॉर्मेट भी अलग है। उसमें OTQs नहीं आते। F8 का फॉर्मेट जो है वो बाकी पेपर्स के मुकाबले में डिफरेंट है, उसमें OTQs आते नहीं है। तो ऑटोमेटिकली इसका सिनेरियो जो है वो उनके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सही। तो अब अगर तुमने पहले F7 का पेपर दिया हुआ है, तुम लोगों को भी आइडिया होगा, तुम्हारे पास 3 अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे। कौन कौन से? पहला सेक्शन जो तुम्हारे पास था वो कौन सा था भाई? पहला सेक्शन तुम्हारे पास था सेक्शन A, जो कि रिलेट कर रहा था किससे? MCQ से। अच्छा यार, ये जो फाइल है ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ अभी ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपके पास कौन सा सेक्शन था? सेक्शन A। अच्छा, सेक्शन A के अंदर आपके पास आएंगे 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस।
हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 30। तो 30 मार्क्स तो आपको यहां से मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अगर तुम लोगों से तुम्हारे पुराने पेपर के बारे में बात करूं, तुम लोग मुझे बता सकते हो जब तुम लोग F7 या F6 का पेपर दे रहे थे तो पहले कौन से सेक्शन की तरफ जाते थे? ए की तरफ। और सबसे पहले आपने ओटीक्यूसी सॉल्व करने होते हैं। उसका रीजन क्या हो? उसका रीजन ये होता है डेटा छोटा होता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उतना हाई नहीं होता, अभी आप पेपर में नए नए बैठे हुए होते हैं, सही है, उस इन्वायरमेंट से यूज टू नहीं होते, अभी आप बार बार जब पेन को एक दफा चला रहे होते हैं तो वो भी चलते हुए आपको टेंशन दे रहा होता है, क्या ख्याल है? सही है, सिस्टम पे स्क्रीन अजीब सी नजर आ रही होती है। उस वक्त सिंपल सी बात है, सबसे आसान सेक्शन की तरफ मूव करना है। और सबसे आसान सेक्शन कौन सा है हमारे पास? सेक्शन ए। हमने उठाया 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, क्या कर दिए? कंप्लीट कर लिए। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 2। और आपको मिल गए टोटल कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। यार अगर मैं सिर्फ पेपर पास करने की बात करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 20 मार्क्स यहां से क्या कर लूं? गेन कर लूं। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, सही है। हम कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा की ही तरफ जाए, लेकिन मिनिमम हमें यहाँ पे कितने मार्क्स मिल जाए? 20 मार्क्स। क्योंकि अगर मैं 20 मार्क्स यहां से गैदर कर लेता हूं तो इसका मतलब है पेपर के अगले वाले जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने 30 में से 20 मार्क्स गेन कर लिए तो अब अगले 70 में से मैंने मिनिमम 30 मार्क्स गेन करने, तो इसका मतलब है वो सिनेरियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। आपको आइडिया है सेक्शन बी का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, केस थोड़ा सा लेंदी होगा, उस केस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो बहुत सारे कितने हो सकते हैं? वो बहुत सारे 5 ही होंगे, वो 4 नहीं हो सकते, वो 6 नहीं हो सकते, वो हमेशा कितने होंगे? 5। एक स्पेसिफिक केस ओटीक्यू आएगा आपके पास। अब वो केस ओटीक्यू एक लेंदी सिनेरियो, उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो तकरीबन 5 क्वेश्चन रिलेट करेंगे और आपने वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ऐसे कितने केसेस आएंगे आपके पास? 3। उसके मार्क्स भी कितने होंगे? 30। उसके मार्क्स भी कितने होंगे? 30। अगर आपने यहां से भी 20 मार्क्स गैदर कर लिए मिनिमम, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर आपका यहां पे जाके पास हो जाता। सही। लाजमी तौर पे जब मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन कर चुका हूँ, पौने घंटे में मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन कर लिए, 40 मिनट में कंप्लीट कर लिए, तो मैं 40 मिनट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका हूँ। जब मेरे पास एक लेंदी केस आएगा तो वो समझने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं उस इन्वायरमेंट से क्या हो चुका हूँ? यूज टू हो चुका हूँ। उसके बाद में मैं किसकी तरफ आऊंगा? केस ओटीक्यूज की तरफ। और जैसे ही मैं केस ओटीक्यूज स्टार्ट करूंगा तो वो केस ओटीक्यूज के अंदर बेसिकली हमारे पास पहला जो केस ओटीक्यू आएगा लाजमी तौर पे उसमें डिटेल ज्यादा होगी, लेकिन अब मुझे उसे हैंडल करना क्या होगा? आसान। अब यार लाजमी तौर पे ये बात तो मानने वाली है कि जब तुम सेक्शन ए करोगे तो 2 से 3 या 3 से 4 ऐसे ओटीक्यूज आएंगे जो कि काफी मुश्किल होंगे, क्या ख्याल है? उनके ऊपर भी हमने फोकस करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि उसकी वजह से हम अपना टेम्परामेंट लूज ना करें, उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। लाजमी तौर पे ये भी हो सकता है एक केस ओटीक्यू ऐसा है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो यार लाजमी तौर पे मैं बाकी 2 के ऊपर फोकस करूंगा और उसके अंदर से अपने ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करूंगा। 20 मार्क्स मैंने यहां से निकाल लिया, अब कितने मार्क्स बच गए? सिर्फ 10। और मेरे पास अवेलेबल मार्क्स कितने? 40। अब आपके पास आएगा बेसिकली सेक्शन सी। अब आपको आइडिया है सेक्शन सी हमेशा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, चाहे आप F7 का पेपर दे रहे हो, आप F6 का पेपर दे रहे हो, आप F9 का पेपर दे रहे हो। लाजमी तौर पे इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल पेपर्स की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर हमेशा बाकी सेक्शंस के मुकाबले में ज्यादा टाइम लगता है। स्टूडेंट क्या प्लानिंग करके जाते हैं? 50% टाइम कहां पे देंगे? सेक्शन ए और बी के ऊपर, और बाकी 50% टाइम कहां पे देंगे? सेक्शन सी के ऊपर। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बस मैं आधे घंटे में किसी तरह ओटीक्यूज निपटाऊंगा। बस मैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर क्या करूंगा? एमटीक्यूज निपटाऊंगा और आखिर के 2 घंटे किसके ऊपर दूंगा? और भाई उसके मार्क्स भी तो देखो। तुम कहा 40 मार्क्स के लिए 2 घंटे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो, और कहा तुम अपने ओटीक्यूज को सिर्फ जल्दी जल्दी सॉल्व करके इजी मार्क्स लूज करो। तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो आपका सेक्शन ए, चलो फिर भी बंदा कहता है यार 35-40 मिनट सही है, लेकिन यार सेक्शन बी के ऊपर कम से कम हम 45 मिनट दें, उसको समझें, सही है। ये नहीं कि आगे के चक्कर में आपने पीछे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व, ये बात तुम्हें आइडिया है। जब मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वहां पे टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी चीजों को ओवरलुक करूंगा, और उसकी वजह से जब उसके ऊपर कंप्लीटली फोकस नहीं करूंगा तो अल्टीमेटली मार्क्स नीचे आ सकते हैं। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है आखिर में। लेकिन यार ये सारी बातें इंशाल्लाह आखिर के वक्त में भी काफी डिटेल के अंदर देखेंगे। आखिर में आ गया सेक्शन सी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उधम जो मचा हुआ होता है वो इसका थोड़ी मचा हुआ होता है कि पीएम के अंदर सेक्शन ए मुश्किल होता है।
या सेक्शन बी मुश्किल होता है? उधम मचा हुआ होता है जो तुम लोगों ने सुना ही होगा, क्या ख्याल है? सेक्शन सी बहुत मुश्किल होता है ऐसे ही। तो यार सेक्शन सी के अंदर हमारे पास जो है वो 2 CRQs आएंगे। एक CRQ के मार्क्स कितने होंगे? 20, और दूसरे के भी कितने होंगे? 20। अब यार बस पीएम करके चले जाओ यार, सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट चल कर। मैंने तो बहुत सारी दफा जब ऐसा हुआ ना पहली क्लास, सर बस आप पीएम की तो तैयारी करवाएंगे ना? अबे भाई पीएम की तैयारी करवाऊंगा, वो तो 20 मार्क्स है, बाकी 80 मार्क्स से क्या करोगे? वो खुद तैयार करके जाओगे नहीं ना? पीएम के ऊपर फोकस करना है। एक CRQ आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, उसके ऊपर फोकस करना ही करना है, लेकिन यार बाकी चीजों को भी तो इग्नोर थोड़ी करना है। अभी रिसेंटली मैं एक बात बताऊं, जब एग्जामिनर की तरफ से स्टूडेंट्स के बाद डिटेल फीडबैक आता है, तो लिटरली जिन स्टूडेंट्स का सेक्शन ए और बी पास होता है ना, अल्टीमेटली उनका पेपर पास होता है। और जिनका पेपर रुकता है उनका सेक्शन ई और बी के अंदर भी बुरा हाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बेसिकली चीजों को देखेंगे तो हर चीज के ऊपर आपको फोकस करना। और एक और बात, F5 का पेपर सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है, और वो मांगता है 90 घंटे की घर की प्रैक्टिस। अगर वो तुम 90 घंटे की घर की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ले तो तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, और उसके अंदर अगर तुम कंजूसी करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। इसका पेपर ना टाइम ज्यादा मांगता है। असल में मामला पता है क्या, केस ना अलग अलग तरीकों से आ सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। देखो डेप्रिसिएशन निकालने का तो एक ही तरीका है, रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके। साल के स्टार्ट में रीवैल्यूएशन हो रही होगी, मिड में हो रही होगी, या एंड में हो रही होगी, पता है हमें, बस 3 कर ली है, बात खत्म। यहाँ पे जब सीवीपी का क्वेश्चन बनेगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, पहले देखा हो, हर एंगल से बन सकता है। तो इसलिए जब तुम मैक्सिमम लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करके जाओगे तो चीजें टैकल करना आसान हो। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर। तो CRQ प्राइमरी फोकस किसके ऊपर करता है? 4 एरियाज के ऊपर। पहला एरिया कौन सा है? डिसीजन मेकिंग। दूसरा एरिया कौन सा है? बजटिंग। तीसरा एरिया कौन सा है? कंट्रोल। और चौथा एरिया कौन सा है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अभी आगे जाके इंशाल्लाह सिलेबस देखते हैं तो हमारे पास ये 4 बड़े सेक्शंस है। पहला कौन सा है? डिसीजन मेकिंग। एक CRQ यहां से आ गया, जरा गौर करना, एक CRQ आ गया, सपोज करो डिसीजन मेकिंग से आ गया। और यहां पे ये बात देखी भी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का CRQ जो है वो मोस्ट लाइकली है। मोस्ट लाइकली का मतलब यहाँ पे तुम ये समझ लो, मोर देन 99% चांस कि एक CRQ हमेशा कहां से आएगा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। गौर करना मेरी बात के ऊपर, एक CRQ कहां से आ गया? परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, क्योंकि वहां से तो आना ही है। क्या ख्याल है? एक CRQ कहां से आ गया? डिसीजन मेकिंग से। बेटा यहाँ से 20-20 मार्क्स आए ना, आए ना यहाँ से 20-20 मार्क्स। तो बेटा एक केस OTQ कहां से बनेगा? बजटिंग से। और एक केस OTQ कहां से बनेगा? कंट्रोल से। तो बेटा अगर यहां से 40 मार्क्स आए तो इन दोनों को मिला के कितने आ गए? 20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बहुत प्रैक्टिस करके गए, नहीं आया CRQ को, टेंशन वाली बात थोड़ी है। नहीं आया CRQ, क्या हुआ? क्या आएगा? MTQ आ जाएगा। लास्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स का पेपर आया लिटरली ना, उनके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का केस OTQ आया ना, उसका CRQ आया। स्टूडेंट बता रहे हैं हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ 2 मार्क्स पे आया था, किसी के पास एक क्वेश्चन आया, किसी के पास 2। और बड़ा आसान एरिया कंसिडर होता है, पर एक प्रैक्टिस करवा के जाते। लेकिन बेटा पिछली दफा मुझे थोड़ी पता था ये होने वाला है, मुझे पता होता तो मैं करवाता ही नहीं प्रैक्टिस। लेकिन मुझे थोड़ी पता है पेपर में क्या आने वाला है। यार अगर पेपर होते ना 6-6 महीने की बेसिस के ऊपर, हर पास पेपर हमारे सामने आ रहा होता, एक ही सिटिंग होती जैसे पहले हुआ करता था, गैस लगाना बहुत आसान होता है कि यार ये एरिया पिछली दफा टेस्ट हुआ था, फिर उससे पिछली दफा ट्रेंड ये बता रहा है, इस दफा ये आएगा या ये आएगा। आप कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा। तो सारे एरियाज कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि जो तुम छोड़ के जाओगे ना वहीं से CRQ आएगा। मैं लिटरली बताता हूँ, एक छोटा सा एरिया तुम लोगों को शायद याद होगा, तुम लोगों ने F2 में एक एरिया देखा हुआ है जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट होता है, और लाइन ऑफ बेस्ट फिट के थ्रू क्या कैलकुलेट होता है? फ्यूचर की कॉस्ट। लिटरली 1 साल पहले जो लास्ट पेपर अभी एग्जामिनर ने इशू किया है, जो कि रिलेट कर रहा है किससे? मार्च जून 2024 से, उसमें एक CRQ है जिसके अंदर 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बी कैलकुलेट करो, ए कैलकुलेट करो, और आर कैलकुलेट करो। और लिटरली ये बी, ए और आर के फार्मूलाज भी पेपर के अंदर क्या होते हैं? गिवन होते हैं। सिर्फ उसको किसके ऊपर सॉल्व करना था? एक्सेल के ऊपर। और यार लिटरली मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं, उसने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर और एन कैलकुलेट करके दिया। बता, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ उन नंबर्स को यूज करते हुए बी और आर कैलकुलेट करना था। बी, ए और आर कैलकुलेट करना, यानी इस तरह के अगर, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम लोगों ने सुना हुआ है ना कि पीएम के अंदर सरप्राइजेस आते हैं, वो सरप्राइज अगर आएगा ना किसी नए एरिया से तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान होगा, क्योंकि एग्जामिनर
आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज पूछ रहा होगा तो क्वेश्चन को वो हल्का रखेगा, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके पूछेगा। और वही एरिया जो बार बार एग्जामिन हुआ है, जब वो आएगा तो एग्जामिनर को पता है मैंने इस जैसे 5 क्वेश्चन दिए में, तो क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस तरह के 4-5 क्वेश्चन में करके क्या हो, तो ये अच्छी बात है एक तरह से। नया क्वेश्चन आएगा तो हल्का आएगा, पुराना कोई रिपीट होके आ रहा होगा तो थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन वैसे कुछ क्वेश्चन हम करके आ चुके होंगे तो हमें वहां से आसानी हो जाती। तो एक आपके पास सीआरक्यू कहां से बनेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, और बाकी सीआरक्यू या तो डिसीजन मेकिंग से आएगा या बजटिंग से आएगा या कंट्रोल से आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तुम्हारे पास 4 एरिया है जिसमें से एक एरिया से सीआरक्यू आना ही आना है, बाकी तीनों की 33% प्रोबेबिलिटी है, या तो डिसीजन मेकिंग आएगा या बजटिंग आएगा या कंट्रोल आएगा। अब यार ये वाली बात भी मानने वाली है कि डिसीजन मेकिंग में भी एक एरिया थोड़ी है, 3-4 एरिया है। तो यार इसका हल है बकायदा, पता है क्या, देखो अगर डिसीजन मेकिंग में 3-4 चैप्टर है तो हर चैप्टर के 2-2 सीआरक्यूज करके चले जाओ। वही वाली बात है, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम प्रैक्टिस, 2-2 सीआरक्यूज करके चले जाओ। हर एरिया का सीआरक्यू किया होगा तो नया सीआरक्यू आएगा तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अब पता है क्या होता है, होता यह है कि मैंने डिसीजन मेकिंग में एक एरिया रेलेवेंट कॉस्टिंग उसका सीआरक्यू किया ही नहीं, मैंने कहा सर ये नहीं आएगा। यार ये बात तुम डिसाइड करोगे कि नहीं आएगा, ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा। जब हम खुद डिसाइड करने लग जाएंगे ना, वहां पे F5 में प्रॉब्लम आ जाएगी। असल में हम क्यों खुद डिसाइड करते हैं, स्टूडेंट को ये आदत तो नहीं होती यार। असल में इसको डिसाइड करने का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं सिर्फ F7 के साथ इसका रिलेशन बताता हूँ। F7 में अगर तुम फाइनल अकाउंट्स करोगे तो कितने फाइनल अकाउंट्स करोगे, 6, 8, 9, बहुत हो गए 10। सही है, स्टूडेंट नॉर्मली 6-8 के ऊपर फोकस कर रहे होते, 7 कर लेते। 7 किए तुमने किसके, फाइनल अकाउंट्स के, 7 कर लिए कंसोलिडेशन के, कितने हो गए, जबरदस्त। और पता है उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, उसके बाद 3 से 4 रेशोज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने हो गए, 17। F7 का पेट 17 सीआरक्यू के अंदर भर जाता है, बड़ी अच्छी बात है यार। लेकिन F5 का पेट 17 सीआरक्यू के अंदर भरता नहीं है, उसका तो सिर्फ टीएम जो है ना, उसी के आपने तकरीबन कोई 14 सीआरक्यू कर। तो इसका मतलब अल्टीमेटली सिर्फ एक ही बात है। और यार रिसेंटली बताए, अभी मॉर्निंग के अंदर एक बैच था, पिछली दफा मॉर्निंग के अंदर वही भरा रहा था, सही है, इस दफा ब्रेक है, अगले दफा इंशाल्लाह उसको लेके चलूंगा। तो लिटरली ये बात मुझे नहीं पता थी। कल एक हमारे टीचर होते हैं, उन्होंने मुझसे आके ये बात की, कहने लगे आपने सर वो मैंने सुना आपने जो है वो तकरीबन पीएम के अंदर 54 सीआरक्यूज करवाए। मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता लिटरली। तो कहने लगे नहीं मैंने बच्चों से सुना। फिर मैंने घर पे जाके काउंट किया, मैंने कहा वाकई में करते करते वो 54 सीआरक्यू पे चला गया, 54। और लिटरली उसमें से 54 सीआरक्यूज में से तकरीबन कोई 34 या 35 सीआरक्यूज क्लास के अंदर ही हुए। और वो भी मैंने नहीं करवाए थे, स्टूडेंट ने मुझे करके दिए थे। वो असल में तरीकेकार ये होता है, वो मैथड ऐसा होता है, मैं एक 11 तक आपको लेके जाऊंगा, सीआरक्यू आपके सामने रखूंगा, सॉल्व आप लोगों ने करना। यार एक तो वैसे ही मटेरियल कम, ऊपर से मैं ही सारा सॉल्व करवा दूंगा, तो फायदा होगा क्या। जब तक तुम क्वेश्चन में फंसोगे नहीं ना, जब तक चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। खैर मैं एक बात बताऊं, वैसे तकरीबन कोई ये जो सीआरक्यू वाला एरिया लिखा हुआ है ना, तकरीबन कोई 80% कोर्स तो यही पे आ गया। 80% कोर्स तो यही है, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बाकी 20-25% क्या है, आओ उसको देखते हैं। आ जाइए कोर्स आउटलाइन को देखते हैं। कोर्स आउटलाइन में जरा गौर करना है, यहाँ पे हमारे पास जो पहला एरिया है वो बेसिकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का एरिया। नॉर्मली इसको कहते हैं आईटी से रिलेटेड एरिया। यार इसमें वो पुरानी वाली बातें बहुत है, F1 और F2 वाली। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वगैरह। लेकिन यार ये बात मानने वाली है कि अभी पिछली अटेम्प्ट के अंदर जब स्टूडेंट ने पेपर दिया तो आगे स्टूडेंट के पास बेसिकली एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स के ऊपर, आइडेंटिफाई करो डिफरेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड 4 मार्क्स की या 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट अलग से आ सकती है, या इसके ओटीक्यूज आएंगे। अच्छा, जिनके पास वो वाली रिक्वायरमेंट नहीं आई थी उन्हें स्टूडेंट ने कहा था हमारे पास 3 ओटीक्यूज आए, इसका मतलब है एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, इसको अलग से देखना है, 6 मार्क्स के ऊपर तुम्हारे पास ये वाला एरिया बनेगा। अच्छा, तुमने जब सीआरक्यू, अगर तुम पुरानी वाली स्लाइड देखो, जब तुमने वहां पे सीआरक्यू देखा तो वहां पे क्या क्या शामिल था, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, कंट्रोल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ऐसा ही है। अब जरा गौर करो, क्या वहां पे स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स थी, नहीं। तो ये सीआरक्यू में नहीं आ सकता। ये वाहिद एरिया है जो सीआरक्यू में नहीं आएगा, किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ केस ओटीक्यूज के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आएगा, केस ओटीक्यूज के अंदर। यानी एक केस ओटीक्यू यही से बनेगा।
और यार ये हमेशा ऐसा ही होता है, कभी एबीसी से आता है, कभी टारगेट कॉस्टिंग से, कभी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से, कभी थ्रूपुट अकाउंटिंग से, कभी इन्वायरमेंटल पे पूरा नहीं आया आज तक, लेकिन उससे बन जाएगा। लेकिन एक केस ओटीक्यू कहां से आएगा? यही से आएगा। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हम केस ओटीक्यू को यहाँ पे कहते हैं मल्टीटास्क क्वेश्चन, कोई मसला तो नहीं है। एक मल्टीटास्क क्वेश्चन यहां से आ गया, कहां से? स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक से। एक एमटीक्यू यहां से आ गया, सही है जी। एक एमटीक्यू यहां से आ गया। ये जो पुराना वाला सिनेरियो मैं तुम्हें बता रहा था ना, अब 3 एमटीक्यू आ गए तुम्हारे पास, तो 2 सीआरक्यू कहां से बनेंगे? एक सीआरक्यू यहां से आ गया और एक सीआरक्यू यहां से आ गया, क्या ख्याल? अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात, सपोज करो कि तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग से सीआरक्यू नहीं बना, सीआरक्यू बन गया बजटिंग के ऊपर, तो एक आ गया बजटिंग से, एक आ गया पीएम के ऊपर। तो फिर मुझे पता लग गया 3 एमटीक्यूज कहां से आएंगे, एक कहां से आ जाएगा कंट्रोल से, एक कहां से आ जाएगा डिसीजन मेकिंग से, एक तो आना ही है स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। लास्ट टाइम जो अजीब सा मामला हुआ ना, वो हुआ ये कि डिसीजन मेकिंग से एक एमटीक्यू भी आ गया और डिसीजन मेकिंग से एक सीआरक्यू भी आ गया, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी कंट्रोल वाला एरिया टेस्ट नहीं किया। कर सकता है यार, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट कह रहे थे कि पेपर बैलेंस था, कोई इतना मुश्किल पेपर था नहीं। बेटा, पेपर बैलेंस और मुश्किल हमें जब ही नहीं लगता जब हमारी तैयारी अच्छे लेवल के ऊपर, जब हमारी तैयारी हल्की होगी ना, तो हल्का पेपर भी मुश्किल लगता है। और कुछ हमें आदतें होती हैं, जैसे एक स्टूडेंट आके कहता है, ये आके कहता वाली बात थोड़ी कम होती है, कहती है वो वाली बात थोड़ी ज्यादा होती है। सर पेपर बहुत मुश्किल था, सही, आपके मार्क्स कितने हैं? अब यार किसी स्टूडेंट के एमए के अंदर जो है, एमए के अंदर 94 मार्क्स आ रहे हैं, और फिर भी वो बच्ची या बच्चा ये क्लेम कर रहा है कि सर पेपर बड़ा मुश्किल था। यार या तो पेपर मुश्किल हो सकता है या तुम्हारे 94 आ सकते हैं। यार एमए, क्योंकि एमए का पेपर भी अगर तुम देखो अपनी जगह पे टेक्निकल पेपर कंसीडर होता है, F1 F2 F3 में, F3 के बाद F2 का पेपर आता है, और इसमें 100 आउट ऑफ 100 लेना तो तकरीबन पॉसिबिलिटी बहुत कम ही बनती है, ज्यादातर बहुत अच्छे मार्क्स भी आए आपके तो 95 तक जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो कि तुम्हारे पास 2 सीआरक्यूज और 3 एमटीक्यूज आएंगे, सही है जी। और मैंने तुम लोगों को बता दिया भाई, सिंपल सी बात इतनी है कि पेपर बड़ा बैलेंस है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट से एक सीआरक्यू बनेगा, और जिस और एरिया से सीआरक्यू बना फिर वहां से एमटीक्यू नहीं बनेगा, फिर बाकी एरिया से एमटीक्यू बन जाएगा। तुम लोगों ने अपने जहन में ही लेना। अगर आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, जरा गौर से मेरी बात सुनना यार। स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक तुम्हारे पास तुम्हारे पेपर में आएगी 14%। सर ये 14 मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सर ये 14% कैसे? बेटा इसका एक क्या आना है एमटीक्यू, कितने मार्क्स का? 10, इसके 2 तो आएंगे ओटीक्यू, कितने हो गए? 14। ऐसे ही है, ये कितने के ऊपर आना है? जबरदस्त यार। सपोज करो डिसीजन मेकिंग भी तुम्हारे पास कितने मार्क्स पे आना है? 14 मार्क्स पे। कैसे? सर इसका एक सर इसका एक एमटीक्यू बन गया कितने मार्क्स के ऊपर? एमटीक्यू कितने मार्क्स के ऊपर आ गया? अच्छा, इसके ऊपर ना एक बच्ची को एक्टिविटी देगा, रिजा रिजा नाम है, और स्टूडेंट है, पहली क्लास में आई थी, फिर मैंने उसको मना कर दिया तो उसका रिजल्ट है वहां पे, उसने क्लास ली। मैं देख लेता हूँ उसका नाम यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा। उसका नाम है रिजा, मेरे पास 3 आ रहे हैं, रिजा एक और। हाँ सही। अच्छा, तो कितने मार्क्स के ऊपर आ गया भाई ये आ गया टोटल मिला के 10 मार्क्स के ऊपर। 2 इसके आ गए बेसिकली ओटीक्यूज, तो ये टोटल कितना हो गया 14। तो यार अगर इसका सीआरक्यू नहीं भी आता जब भी ये कितने मार्क्स के ऊपर एग्जामिन होगा? 14 के ऊपर। और पीएम कितने मार्क्स के ऊपर एग्जामिन हो रहा है? 20। तो इसका मतलब है पीएम की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये बात मानने वाली है यार। कोई एरिया तुम्हारे पास 20 मार्क्स के ऊपर आएगा तो इसका मतलब है उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यार बाकी एरियाज की इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है, क्योंकि वो 14 मार्क्स के ऊपर तो एग्जामिन होंगे। तो यार ये गलती होती है जब हम ये वाली बात करते हैं कि नहीं यार हमने पीएम के ऊपर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, बाकी एरियाज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी एरियाज के ऊपर भी फोकस करना है। अच्छा, एक और बात याद है, तो सर नॉर्मली पता है क्या होता है? नॉर्मली एक छोटा सा मामला ये हो रहा होता है कि हम पीएम करते हैं बिल्कुल आखिर में, हम पीएम करते हैं बिल्कुल आखिर में। अब सर वो पेपर के बिल्कुल करीब करीब होता है। अब यार आखिर के वक्त में हम कोर्स को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत एरिया अगर पीएम का रह भी गया तो हम कहते हैं यार बस इसको खत्म करो यार, अब तो पेपर की तैयारी करनी है। ऐसे ही स्टूडेंट की भी अपनी साइकी यही होती है। इसीलिए मैं अक्सर पता है क्या करवाता हूँ, इसीलिए मैं अक्सर ये करवाता हूँ कि पीएम को बिल्कुल आखिर में नहीं करवाता। मैं सबसे पहले करवाऊंगा स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, उसके बाद मैं करवाऊंगा कंट्रोल यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब मैं इससे फारिग होऊंगा हल्का फुल्का करवाऊंगा लर्निंग कर, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा डिसीजन मेकिंग की तरफ। डिसीजन मेकिंग के बाद मैं आऊंगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरफ, और आखिर में करवाऊंगा बजटिंग।
अब इसका भी एक सिनेरियो, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स इसलिए करवाई जाती है कि वो जल्दी खत्म हो जाती है। 2-3 हफ्ते गुजरते हैं, 2 हफ्ते गुजरते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्शन ही कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इसलिए पहले करवाई जाती है ताकि 1-2 हफ्ते का पीरियड गुजरे, अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, कोशिश यही होती है रिजल्ट से पहले पहले, अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट आने से पहले पहले तुम्हारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। यार स्टार्टिंग में ना बच्चा काउंट कर रहा होता है, यार मेरा ये खत्म हो गया, यार अब 2 खत्म हो गए, टेंशन क्रिएट नहीं होती। उसके बाद फिर करवाते डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सबसे लेंदी एरिया पीएम नहीं है, सबसे लेंदी एरिया डिसीजन मेकिंग है। तीसरे नंबर पे जब मैं डिसीजन मेकिंग करवाता हूँ ना, जैसे ही लिटरली डिसीजन मेकिंग खत्म होता है ना टाइम पे, लिटरली मेरे दिल से भी अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज निकलती है। क्यों? क्योंकि यार ये जान का आजाद बन जाता है डिसीजन। असल में लिटरली डिसीजन मेकिंग के अंदर 5 अलग अलग एरियाज है और कोई भी एरिया छोटा नहीं है। सीवीपी है, अब तुम्हें लगेगा सीवीपी हमने MBA 2 में किया था छोटा सा है, वो छोटा सा है नहीं, जब वो मल्टी प्रोडक्ट और आगे जाता है तो और मसला। और इसके अंदर खास तौर पे रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला एरिया, मतलब कम से कम 3 क्लासेस उठा लेता है। तो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो आगे जाके मारते हैं, तो कोशिश की जाती है इसको बीच में करवा दिया जाए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पीएम की तरफ, ताकि यार एक 20 मार्क्स का एरिया भी सिक्योर कर ले। आखिर में फिर आप करते हैं बेसिकली बजटिंग, और बजटिंग के बाद बिल्कुल आखिर में आपने आईटी का एरिया, तो उससे ये फायदा हो जाता है आपको कि आपका कोर्स नंबर ऑफ सेक्शंस भी कंप्लीट होते रहते हैं, एक ये भी नहीं होता अभी तक कुछ नहीं किया। और दूसरी अच्छी बात ये होती है बड़े और छोटे सेक्शन एक साथ साथ चलते हैं। तो ये सिनेरियो। बाकी जो हमारे पास कोर्स की आउटलाइन अगर मैं डिटेल के अंदर देखूं, तो हमारे पास कोर्स की आउटलाइन में डिटेल क्या क्या है, वो तो बड़ा एक ऐसा एरिया जिसको अभी सिर्फ हल्का फुल्का डिस्कस ही किया जा सकता है, और तो मैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात नहीं करने वाला जी। ये मैंने आखिर में स्किप कर दिया क्योंकि एग्जामिनर भी इसको स्किप कर रहा होता है, जरा गौर करो। एरिया का नाम क्या? एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये है क्या? ये हर पेपर में होता है, ये इनको आइडिया होगा, ये हर पेपर में होता है। ये तुम्हारे F7 में भी एक चैप्टर, ये F6 में भी एक चैप्टर है, ये F5 में भी एक चैप्टर है, ये F9 में भी एक चैप्टर। ये है क्या यार? ये चैप्टर असल में ये बताता है कि आपने एक्सेल को यूज कैसे करना है और बेसिकली उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है, और हर जगह पे उन्होंने वही चैप्टर बार बार छापा। तो ये वो वाला सही है। तो मैंने भी इसको इग्नोर किया, एग्जामिनर भी इग्नोर कर रहा होता है। एग्जामिनर इसको इस तरह देखता है कि तुमने उस सारे के सारे एरिया को वर्ड के ऊपर और एक्सेल के ऊपर क्या करना है, यानी स्प्रेडशीट के ऊपर और वर्ड के ऊपर क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना है। चले जी, अब कोर्स आउटलाइन तो अगर मैं डिटेल के अंदर देखूं तो अभी सिर्फ इसके ऊपर बात ही कर सकता हूं यार, और तो मतलब मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता। चैप्टर कौन कौन से हमारे पास भाई? पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है बताओ भाई? या तुम्हें याद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तुम लोगों ने पहले की थी, तुम्हें पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही हमारा पहला चैप्टर होगा। लेकिन मैं डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं करवाऊंगा भाई। अच्छा, ये वाला सिनेरियो जो है ना वो F5 में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं डायरेक्टली थोड़ी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करूँ। पहले मैं बात ये जो तुम कह रहे थे ना मुझे, वो क्या कहते हैं उसके अंदर मसला आया किसके अंदर, स्टडी हब के अंदर। पहले मैं स्टार्ट लूंगा कहाँ से? मार्जिनल कॉस्टिंग से। बेटा याद करो मार्जिनल कॉस्टिंग थी क्या, जब तुम वो रिकॉल करोगे उसके बाद बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे गुना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आके धुल जाएंगे, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे मसले मसाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिजॉल्व कर देगा। तो फिर हमें देखना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मसले मसाइल जो असल में एबीसी के अंदर जाके रिजॉल्व होंगे। ये पूरी चेन है, और अगर तुम चेन से समझोगे तो चीजें समझ में आएगी, चेन से नहीं समझोगे तो चीजें समझ में नहीं। ये असल था। अच्छा और आगे चलो, तुमने स्टार्ट किया, अगला चैप्टर होगा हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग। बेटा थ्रूपुट अकाउंटिंग से पहले तुम्हें सिंगल लिमिटिंग फैक्टर देखना है, वो याद है वो MA 2 के अंदर एक चैप्टर था सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के नाम से, पहले उसको देखोगे, वो आगे जाएगा तो फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग के साथ मैच होगा, तो देखेंगे सिंगल लिमिटिंग फैक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने क्या देखना है। इसी तरह एक और चीज बताता हूँ, टारगेट कॉस्टिंग। बेटा टारगेट कॉस्टिंग से पहले हमारी मार्केट के अंदर एक प्राइसिंग टेक्निक मौजूद है जिसका नाम है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो पहले हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को देखेंगे, फिर हम टारगेट कॉस्टिंग को देखेंगे। अच्छा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से पीछे कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उसको फिर डायरेक्टली देख लिया जाएगा, ईएमआई के ऊपर बात हो जाएगी। इसी तरह जब हम सीवीपी एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे, तो सीवीपी एनालिसिस के अंदर भी पहले हमें बेसिक्स कंप्लीट करनी है, फिर आगे जाना है। और यार एक और बात बता दूं, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है ना कि हम उसको बढ़ाएंगे, तो हम उसको बढ़ा नहीं रहे, असल में हम उसे पूरा कवर कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे कोर्स के अंदर ही मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल भी मौजूद है, तुम्हारे कोर्स के अंदर ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल भी मौजूद है, और एबीसी का सवाल भी मौजूद है।
तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग से जाके F2 के साथ F5 खत्म करने की कोशिश करेंगे, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। लेकिन यार हमें चीजों को लिंक तो करना है। मैं चीजों को लिंक नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा? देखो यार, जब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होती है तो रिवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं ना, और उन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमें नॉन करंट एसेट के बारे में पता ही नहीं और हम चले जाएं किसकी तरफ? रिवैल्यूएशन की तरफ, तो हो गया फिर हमारा काम। यही असल में सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से लोगों को मैनेजरियल अकाउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है। खैर, ये तो हो गया पहला एरिया। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग हमारे पास दूसरा एरिया नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग अगर तुम्हें याद हो मैंने क्या कहा था, मैं तीसरा एरिया करवाऊंगा डिसीजन मेकिंग। पहले नंबर पे मैं ये करवाऊंगा, दूसरे नंबर पे जो आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर चैप्टर। अच्छा, इसके बाद अच्छी बात ये 50% ये पुराना है, 50% नया है। जरा गौर करना, रेलेवेंट कॉस्ट तुमने पहले देखी थी, लेकिन यार ये तुमने कुछ भी नहीं देखा भाई इसमें, जो आने वाला है ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये बात मानने वाली, सीवीपी तुम लोगों ने 75% देखा हुआ, तो 25% नया है, लेकिन वो 25% भी अच्छा खासा नया है, वो हल्का फुल्का नया नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे लिमिटिंग फैक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। प्राइसिंग भी आप लोगों ने देखा, और डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये हो सकता है जिसने F9 का पेपर दिया वो उसको रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में आइडिया है, लेकिन यार हमारे पास ना अलग किस्म के कोई पे ऑफ टेबल बनते हैं। अच्छा, अब ये पे ऑफ टेबल 2009 के अंदर एग्जामिन हुआ सीआरक्यू में, 2014 में आया, उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं, फिर उसने 2023 में पूछ लिया। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जब वो नहीं पूछ रहा तो तुम इस बात को क्यों दावत दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार, मैंने नहीं करके जाना क्योंकि एग्जामिनर पूछ नहीं रहा। वो पूछेगा, अभी इस टाइम में क्या पूछेगा ये हमें अभी नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एरिया उससे रिलेटेड कोई सीआरक्यू अगर 2010 के बाद आया हुआ है ना तो करके चलेगा। यार एक सीआरक्यू करने में मैक्सिमम टोटल मिला के अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो ना तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। वो 20 से 25 मिनट में एरिया भी रिवाइज हो जाता है, सीआरक्यू भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये फायदा सही। उसके बाद फिर बजटिंग में, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का नया एरिया आने वाला है, लर्निंग कर्व, जो तुम लोगों ने नहीं देखा वो है। उसके अलावा फिर यार इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी पुरानी बातें, जरा गौर करना। फिक्स एंड फ्लेक्स बजट किया हुआ है तुम लोगों ने, वो भी है। अच्छा, तुम लोगों को याद होगा MA2 में तुम लोगों ने एक एरिया देखा हुआ टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसमें होता है ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन। यार उसका CRQ आया हुआ एक दफा, तो इसका मतलब ये वाला एरिया भी अपनी जगह पे, बस तुम छोड़ के जाओगे ना उसका CRQ आए, बस ये सोच के जाना। और एक और चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें B या A या R कैलकुलेट करवाना अगर एग्जामिनर ने, वो भी यहाँ पे एग्जामिन हो जाता। उसके बाद फिर इसकी थ्योरी है, फिर उसके बाद इसकी क्या है थ्योरी, वो एक अलग मामला। उसके बाद अगर मैं इसके रिमेनिंग एरिया की तरफ मूव करूं तो फिर तुम्हारे पास आएगा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें क्या क्या है भाई? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या है? पहले नंबर पे मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। तो लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा पहले, तुम लोगों ने मटेरियल यूजेज वेरिएंस सुना है या भाई? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल एफओएच के वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। सेल्स के अंदर भी तुमने प्राइस और क्वांटिटी नहीं सुना हुआ, प्राइस और वॉल्यूम सुना हुआ। यहाँ पे एडवांस वेरिएंस आ रहे हैं। मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस ज्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन ये है। सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एडवांस वेरिएंस है, वहां पे बेसिक वेरिएंस थे, यहाँ पे क्या है एडवांस। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस, और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि उसकी थ्योरी। उसके बाद फिर आखिरी एरिया, यार ये वाला एरिया तुमने तकरीबन 80% पहले कवर किया है, बस इसमें फर्क एक छोटा सा है, और वो पता है क्या है? वो ये है कि तुमने इसकी थ्योरी अभी तक लिखी नहीं है, अब थ्योरी लिखनी है इसकी, मतलब टाइप करनी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसी तरह डिविजनल परफॉर्मेंस, ROI, अगर तुम्हें याद हो, रेजिजुअल इनकम वगैरह। ट्रांसफर प्राइसिंग नया एरिया आ रहा है इसके अंदर अगर आप बात करें। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल कंसिडरेशन, ये भी अगर देखा जाए तो नए किस्म के एरिया। ये भी तकरीबन तुमने 50% पहले देखा था और 50% ये वाला एरिया पहले नहीं देखा। तो ये पूरा का पूरा कोर्स है जो तुम लोगों के सामने, मैंने इसका हैंड आउट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी मैं इंशाल्लाह जो है वो अभी ग्रुप के ऊपर भी इसे शेयर कर देता हूँ। अब एक छोटी सी बात मैं और करूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम लोगों के क्वेश्चन लूंगा, तुम लोगों के जहन पे फिर जो भी बात आए तुम लोग एक एक करके पूछना। जरा गौर से सुनिएगा। देखो यार, ये बात मानने वाली है कि कैपलान और BPP आउटडेट तो हो चुकी हैं, लेकिन यूज हमने अभी भी करनी है। जरा गौर करिएगा, जब बेसिकली आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के लिए, जब आप बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के लिए आपके पास दो एरियाज है। सबसे पहले तो तुम कवर कर लो अपने नोट्स, और नोट्स के अलावा दूसरी रीडिंग होगी तुम्हारी स्टडी हब की। नोट्स के अलावा दूसरी रीडिंग किसकी होगी? स्टडी हब। तो रीडिंग के लिए तो तुम्हारे पास दो चीज है, पहले नंबर पे
नोट्स, दूसरे नंबर पे स्टडी हब। कैप्लान की बुक, बीबीपी की बुक अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड होता है नहीं यार सर मुझे स्टडी हब से उतना समझ नहीं आता, मैंने बुक पढ़नी है, तो बेटा बुक पढ़ना, उसके बाद स्टडी हब भी पढ़ना, या पहले स्टडी हब पढ़ना बाद में बुक पढ़ना। कोई एक चीज छोड़नी होगी, बुक को छोड़ देना, स्टडी हब करके जाना। लिटरली अभी स्टूडेंट की तरफ से क्लेम आया हुआ है, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्टडी हब के थे, जो पेपर में आए। और क्या कहेंगे यार, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस बताऊं मैं तुम्हें स्टडी हब के? 6 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गए। अब और क्या चाहते हो यार, मतलब वो क्वेश्चन जो मैं करके गया हूँ वो रिपीट हो जाए? और यार वो गलत नहीं कह रहे, ये बात बिल्कुल सही है। प्रमोट कर रहे हैं असल में स्टडी हब को यूज कर देंगे, इसलिए गलत है, उतना एथिकल नहीं है क्या? नहीं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या, तुमने स्टडी हब से रीडिंग जब करोगे ना, स्टडी हब के अंदर उतनी डिटेल में रीडिंग थोड़ी है। अगर तुम्हें ये लगता है स्टडी हब नोट से भी हल्के होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब तुम स्टडी हब की तरफ जाओगे तो बुक के बाद स्टडी हब को सिर्फ गो थ्रू कर लेना, लेकिन एक चीज नहीं छोड़नी, और वो क्या है, जब तुम प्रैक्टिस की तरफ जाओगे ना, अब प्रैक्टिस की जो मामलात है वो थोड़ी ज्यादा है। देखो यार, कोई भी पेपर जो डिफिकल्ट होता है ना, ये बात याद रखना, उसको आसान बनाया जाता है प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे हम भी MA1 के अंदर, MA2 के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा करवाते हैं ताकि बच्चों को मैनेजरियल अकाउंटिंग आसान लगे। प्रैक्टिस के लिए तुमने तीनों चीजें यूज करनी है। देखो पहले नंबर पे कैप्लान, मेरे जो हैंडआउट्स हैं वो नॉर्मली बेस कर रहे हैं कैप्लान के ऊपर। कैप्लान के क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन, कैप्लान के क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन, वो तो हैंडआउट में करवाऊंगा तो उसके थ्रू कवर हो जाएगा। आगे सुनो, दूसरे नंबर पे तुमने कंप्लीट करना है बीबीपी, और तीसरे नंबर पे तुमने कंप्लीट करना है बेसिकली स्टडी हब। सही है रे? कैप्लान तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, वो तो मैं छुड़वाऊंगा ही नहीं, वो तो तुम हैंड आउट करोगे तो साथ हो जाएगी। तुमने निपटानी है घर पे बीबीपी और स्टडी हब के क्वेश्चन। स्टडी हब पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अब जरा गौर करो, ABC का चैप्टर खत्म हुआ, नोट्स मैंने क्लास में करवा दिए, तुम्हारा मूड हुआ तुमने बुक से पढ़ लिया, नहीं मूड हुआ स्टडी हब से उसकी रीडिंग कर ली, करने के बाद स्टडी हब के क्वेश्चन कर लिए, कैप्लान के क्वेश्चन में क्लास में करवा चुका हूँ, आखिर में बीबीपी कर ली। अब आओ रैंक करते हैं। सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है कैप्लान। सबसे मुश्किल क्वेश्चन किसके? अच्छा, ये पेपर टू पेपर वेरी करता है। जैसे F7 का पेपर होता है तो वहां पे कैप्लान जो है वो बेसिकली आसान है, बीबीपी मुश्किल है, लेकिन F5 के पेपर में सबसे आसान क्या है, सबसे मुश्किल क्या है, सॉरी कैप्लान। सबसे मुश्किल कैप्लान। इसीलिए मैंने अपने हैंडआउट में जो ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं वो किसके रखे हैं, कैप्लान के, ताकि मैं किसी तरह उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको मोटिवेट कर सकूं। पहला काम हो गया। डिफिकल्टी लेवल जो दूसरे नंबर पे है वो है बीपीपी का। बीपीपी उससे आसान है, कैप्लान से आसान बीपीपी। जब तुम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन कैप्लान के कर चुके होगे ना, घर पे जाके बीपीपी करोगे, कहोगे सर आसानी से होगा, ये 2 कर चुके होगे। उसके बाद करोगे स्टडी अब तीसरे नंबर पे, लिटरली ये बात याद रखना, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान। तुम कहोगे सर इसमें तो मेरी 80-90 मार्क्स से नीचे मार्क्स ही नहीं आ रहे होते, लिटरली ऐसा ही होगा। तुम जब इसके क्वेश्चन करोगे तो तुम कहोगे सर 80-90 से नीचे आ ही नहीं रहे। उसमें 2 बातें, एक तो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आसान, डिफिकल्टी लेवल लो है, और दूसरी एक बात, जब मैं कैप्लान और बीपीपी को हैंडल कर चुका हूँ तो स्टडी हब को हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं होगा। ये उसी तरह है जैसे मैंने पहले कैप्लान को और स्टडी हब को हैंडल कर लिया तो बीपीपी कहीं ना कहीं हो ही जाए। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में एक और बात आती है, सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बात मानने वाली है, लेकिन यार तुमने इन तीनों चीजों के सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करना है, OTQs और MTQs। क्योंकि CRQs तीनों जगहों पे सेम है। CRQs होंगे कौन से? जो एग्जामिनर के पास पेपर के अंदर आ चुके हैं, क्या ख्याल है, एग्जामिनर पास पेपर के अंदर एग्जामिन कर चुका है, वो CRQ यहाँ पे भी सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम। सिर्फ और सिर्फ MTQs और OTQs। और यार MTQs और OTQs को हल्का मत लेना, तुम्हारे पेपर का 60% OTQs और MTQs ही है। OTQs और MTQs को हल्का नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारे पेपर का 60% OTQs और MTQs है। यार लिटरली बंदा OTQs और MTQs से भी अपना पेपर निकाल सकता है अगर वो 83-84% मार्क्स ले ले। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये है। सिर्फ OTQs और MTQs से भी पूरा पेपर निकाला जा सकता है, लेकिन CRQ से पूरा पेपर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो है ही 40 के यार। देखो ये 40 और 60 की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये बात मानने वाली है, लेकिन मैं इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि उनको ना, उनको, सर बस, मैं वही वाली बात जो शुरू में गई, सर बस CRQ की प्रैक्टिस करवा दे। और यार ये असल में एक माइंडसेट है जो छोटा सा बना हुआ होता है। स्टूडेंट असल में दूसरे स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं कि यार CRQ के ऊपर बहुत फोकस करके जाना वो मुश्किल है, लिटरली वो मुश्किल है, लेकिन यार ये बात मानने वाली है, उसका वेटेज 40% है, तो बाकी 60% के ऊपर भी फोकस करना। अब
यहाँ पे जाके मेरे ख्याल से तकरीबन मैं अपनी साइड से जितनी भी बातें करने वाला था वो कर चुका हूँ। उसके अलावा जो है वो मैं अब करवाऊंगा इसके ऊपर प्रैक्टिस। अब मैंने ये बात तुम लोगों को रियलाइज करवानी है, बस एक बात ही रियलाइज करवानी है, और वो ये कि हमें F2 कितना याद है। सही, उसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, वो भी हम डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले तुम लोग, और कोई सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा हो तो वो तुम लोग पूछ लो, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ। यार इसके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का जो रेशो है ना, वो तकरीबन कोई हमारे पास है 50-50। लेकिन यार दो तरह की थ्योरीज है, एक है एप्लीकेशन बेस और एक है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का मतलब ये हुआ कि जो नोट्स के अंदर लिखी हुई है वो वाली थ्योरी, और कुछ एप्लीकेशन बेस भी होगी ना। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल रखता हूँ, एक क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। नीचे थ्योरेटिकल लिखा हुआ आता है प्राइम कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, सही है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से कोई एक आंसर सही है, हम इसको कंसिडर करेंगे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड नहीं। नॉलेज बेस्ड जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा किससे, बुक की कोई स्पेसिफिक थ्योरी से। तो वो एक अलग किस्म की थ्योरी है, वो एक अलग किस्म। वैसे रेशो जो है वो हमारे पास 50-50%, यानी 50% से नीचे न्यूमेरिकल नहीं जाएंगे, और 50% से नीचे थियोरेटिकल जाने का भी चांस नहीं आ रहा होता, मतलब मुश्किल लग रहा होता। और कोई? जी ऑनलाइन में आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह? अगर आप लोग माइक पे पूछना चाह रहे हैं तो माइक पे भी पूछ सकते हैं, वॉइस के थ्रू। सही है जी। बाकी लोग? सही है जी, शामिक भी हो गए। चले सही। अब यार, अच्छा ये बताइए, आप लोग ग्रुप के ऊपर ऐड? सही है। ग्रुप के ऊपर मैं दो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। मैं फिजिकल कॉपी भी स्टूडेंट्स को दे देता हूँ और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको करवाने के दो तीन मकसद होते हैं। हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तुम किसी और तरीके से इसको देख रहे होते हैं। हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, हम स्टूडेंट्स को इस बात पे रियलाइज करवाएं कि देखो यार, पुराने वाले एरिया से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे F2 के पेपर में, F5 के पेपर में आ सकते हैं। असल में F2 ऐसा देखो, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में, जिन लोगों ने FD से स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी जिंदगी में 9 महीने तक मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी। बेटा एक बात याद रखना, 9 महीने मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। हाँ, चीजें जो है ना वो यूज नहीं हुई तो पीछे जा चुकी हैं, दिमाग में ना पीछे की तरफ जा चुकी हैं। लिटरली पहले शुरू में क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हो रहे, लेकिन वो नॉलेज जो है ना वो पीछे की तरफ है। तुमने उसको कहाँ की तरफ लेके आना है, आगे की तरफ लेके आना है। वो अभी एकदम तो फिलहाल कोई नहीं आ जाएगी, मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है मैं घुमाऊंगा और सारा काम हो जाए। उसको लेके आने के लिए मुझे कम से कम जो है वो एक आध हफ्ता लगेगा। थोड़ा सा काम मैं आज करवाऊंगा, अगली क्लास के अंदर मार्केट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आएंगी। एक आध हफ्ते में हम इसके बराबर हो जाएंगे। एक बात याद रखना, जिंदगी में तुम्हारा एक ही पेपर है अभी फिलहाल अगले 3 महीने के लिए, जो जान मारनी है इसी के ऊपर मारनी है। अगर क्लासेस, बेटा क्लासेस में ये नहीं कहता कभी भी कि मेरी 3 क्लासेस होंगी, कम से कम ये 4 पे जाएंगी एवरेज। सही है, लेकिन हफ्ते में 4 क्लासेस के बाद भी तुम्हारे पास, अगर तुम 3-3 घंटे रोजाना देते हो, संडे वाले दिन भी सिर्फ 3 घंटे निकाल लेते हो, तो 4 दिन, 4 दिन क्लास लेने के बाद भी तुम्हारे पास 3 दिन फारिग होते हैं। अगर तुम हर वीक में 9 घंटे दे रहे हो, यानी 10 घंटे दे रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी 10 वीक बाकी है। 100 घंटे तुम आराम से निकाल लोगे। और अगर तुम अपने पेपर को घर पे 100 घंटे दे देते हो, क्लास के अंदर भी तकरीबन 100 घंटे लगेंगे, तो F5 का पेपर निकल जाता, मसला नहीं करता। सही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपसे डिमांड करता है और वो है टाइम। तो तुमने इसके ऊपर ना टाइम के अंदर ना किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ, जरा गौर करिएगा, और मैं अभी आप लोगों के साथ वो शेयर भी करता हूँ। अच्छा जी, यार ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, इन क्वेश्चंस के ऊपर ही हमने बात करनी है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके पास ये वाले हैंड आउट आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो F2 की किसी किट से उठा के रखा हो। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो F5 में आ चुके हैं किसी ना किसी जगह पे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कहाँ पे आ चुके हैं, F5।
और लिटरली आगे जाके जब तुम मेरे साथ किट करोगे ना, तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे। और मैं जब भी ये वाला एरिया आएगा ना, तो मैं याद दिलाऊंगा, यार वो पहली क्लास ली थी ना आपने, तो आप ये वाला क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी किया था। पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने 10 क्वेश्चन है इसके सिर्फ, और वो 10 क्वेश्चन जगह जगह से घूम घूम के आए हैं, सही। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास ये है। क्वेश्चन रीड आउट करें, इसको समझें, और इसके बाद इसे सॉल्व करें, इसका आंसर देना है आप लोगों ने। मैं असल में इसकी सॉफ्ट कॉपी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी सॉफ्ट कॉपी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि ताकि अगर कुछ स्टूडेंट थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा लेट, तो स्टूडेंट्स को इशू ना हो। अच्छा जी। मैंने ग्रुप के ऊपर ये शेयर कर दिया, बस वो आप डाउनलोड हो रहा है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन के बाद दूसरे, देखो मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, मैं इसको कम से कम डिस्कस करूंगा 2 मिनट के बाद, 2 या ढाई मिनट के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो आगे मूव करिए, रुकिएगा नहीं। आगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, अगर मैं ये हमारी क्लास का एक खास असूल होता है, मैं एक टाइम देता हूँ स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए ना, फौरी तौर पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना। इसीलिए मैं हमेशा 2-3 क्वेश्चन आगे चल रहा होता हूँ, ताकि तुम लोगों ने कंप्लीट किया, आगे की तरफ मूव करो। हैंडआउट जो है वो आप लोगों के पास शेयर हो चुका है, तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो अगर हैंडआउट को अलग से, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चलेगा, तो अगर आप लोग जो है वो पहले से एडवांस में क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
चलिए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर आया आप लोग? हाँ भाई, ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स अपना इनपुट देना चाह रहे हैं जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइम कॉस्ट कितनी थी 12, और उसका वेरिएबल ओवरहेड कितना है 3 पर यूनिट, और उसका फिक्स ओवरहेड कितना है 6 पर यूनिट। विच प्राइसिंग पॉलिसी गिव्स द हाईएस्ट प्राइस? कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्राइस आ रही है जी? बताएंगे किससे आ रही है? सी, सबका आंसर यही है। सबसे पहले हम पहली प्राइस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट प्राइस क्या लिखी हुई है? प्राइम कॉस्ट प्लस 80%। यार इस क्वेश्चन का असल में पेन रीजन क्या था? एक तो यार देखो, ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को F5 ना भी आता हो, जब भी वो इजीली सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ऑलरेडी आप अपने मैनेजरियल अकाउंटिंग की स्ट्रीम में पहले देख चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट नहीं, सॉरी, प्राइम कॉस्ट प्लस 80%। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितनी है 12, 12 प्लस 12 का 80%, बताओगे कितना आएगा? कितना आ रहा है ये प्राइस? कितना? 21.6। सही है दी। अब बाकियों को चेक करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट प्लस 60%। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है प्राइम कॉस्ट भी और साथ में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी। ये दोनों मिला के कितने बने? ये दोनों मिला के बने 15। क्या ख्याल है? ऐसे ही 15 प्लस 15 का 60%, क्या ख्याल? बताएंगे इसकी अमाउंट क्या आ रही है? इसकी अमाउंट आ रही है बेसिकली 24। 24 सही है जी। अभी तक सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सी है? 24। लेकिन अब हम आएंगे सी की तरफ। ये कह रहा है टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जिसमें फिक्स एफओएच भी शामिल होता है कितनी? 12 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। 21 प्लस 21 का 20%, बताएंगे ये कितनी प्राइस बनेगी? 25.2। अभी तक सबसे बेहतर देखा जाए तो कौन सा है? सी। और तुम लोग कह रहे हो वैसे भी आंसर क्या है? सी। लेकिन मैं आखिर वाले को चेक कर लूं। तुम मुझे बताओ, तुमने आखिर वाले की प्राइस क्या निकाली है? 25। कैसे? कैसे? यहाँ पे लिखा है 14% प्रॉफिट है। जरा गौर करिएगा मेरी बात पे। सेलिंग प्राइस हमेशा कितने परसेंट होगी? 100%, क्योंकि प्रॉफिट बेस किसके ऊपर कर रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। कॉस्ट कितने परसेंट होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रॉफिट कितने परसेंट है। प्रॉफिट है यहाँ पे कितने परसेंट? 14%। अगर प्रॉफिट 14% है तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 86%। ऐसा ही है। अब मुझे बताइए कॉस्ट है कितनी? कॉस्ट है आपके पास टोटल मिला के 25, नहीं 21। कॉस्ट कितनी है? 21, जो कि कितने परसेंट है? 86%। और मैंने कितने परसेंट पे जाना है? 100% पे। कोई बताएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी कितनी? 24 हाँ 24.41 ही कहूंगा ना उसे। 24.41। यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 24.41। यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है? 25.2। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है? 24। और यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 21.6। सबसे बेहतर प्राइस कौन सी है? सबसे बेहतर प्राइस कौन सी है? 25.2। और यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन इसके बारे में अगर है तो पूछ लें, वरना अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में लेके जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन का आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी F5 के पेपर का है। बहुत जल्दी, शायद एक आध हफ्ते के बाद तुम लोग ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ करोगे, जब एडवर्ट का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन जो है ना पहला, इसको रखने के पीछे जब मैंने इसको रखा था तो मेरे दिमाग में क्या रीजन था? ये रीजन था स्टूडेंट के सामने एक ऐसा क्वेश्चन रखो जिसके बारे में वो सोचे कि असल में ये F5 का क्वेश्चन है, लेकिन वो F5 का क्वेश्चन ना हो। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्वेश्चन हो जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग में देखा हुआ है। इस क्वेश्चन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे दिमाग में पता है क्या बात है? यहाँ पे मेरे दिमाग में ये बात है कि मैं ये बात को आइडेंटिफाई करूँ कि वो जो एक बहुत पुराना मेथड था जिसके थ्रू वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही। वो तुम्हें याद है या याद नहीं? सही है, स्टार्ट करें।
जी हो गया। 13.69 तो आंसर नहीं आ रहा इसका, और कोई आंसर? 12 आंसर आ रहा है इसका। कैसे किया तुमने? 20 आंसर आ रहा है, 20 आंसर आ रहा है, तुमने कैसे किया? दोनों और ऐड कर दिए नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। याद करो, याद करो बेटा। सबसे पहले जब तुम्हारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड था जिसका नाम था हाइलो मेथड। हाइलो मेथड का फार्मूला क्या था? सबसे पहले रखते हैं कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट एट लो एक्टिविटी, डिवाइड किससे करते हैं, हाई एक्टिविटी माइनस लो एक्टिविटी। तो सबसे पहले कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल कितना है? 7 लाख, माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल कितना है? 6,20,000, ऐसा ही था। डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल। हाई एक्टिविटी लेवल कितना है? 23,000। और लो एक्टिविटी लेवल कितना है? लो एक्टिविटी लेवल है 19,000। बताएंगे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आएगी 20। ये फार्मूला था ना, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है बेसिकली 20 पर आवर। अगले क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, वो इसी का सेकंड एरिया था। वेरिएबल कॉस्ट तो तुमने आइडेंटिफाई कर ली, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना, और फिर फिक्स कॉस्ट पर आर कैलकुलेट करना। जी अगले वाले में आपने क्या कैलकुलेट करना है? अगले वाले में आपने कैलकुलेट करना था फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर। कैलकुलेट किया, 12 ही आ रहा है। जो स्टूडेंट गलती करते हैं मैं बताता हूँ। सही है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कैलकुलेट किया, लेकिन जो स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो यार, ये बात याद रखना हमेशा
कि जब आप वेरिएबल कॉस्ट पर आर कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना होता है बेसिकली फिक्स कॉस्ट पर आर, ऐसे ही। जब आप फिक्स कॉस्ट पर आर कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर आर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। यहाँ पे कोई सी भी एक टोटल कॉस्ट रख दो, या तो पहले वाली या दूसरी वाली। मैंने पहले वाली टोटल कॉस्ट रखी, और पहले वाली टोटल कॉस्ट कितनी है? 6,20,000 की 7 लाख में से कोई भी रख दो, मैंने 7 लाख रख देता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी है? 7 लाख। उस टोटल कॉस्ट में से माइनस क्या करूंगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब मेरी 7 लाख की कॉस्ट आ रही थी उस वक्त मैं कितने यूनिट्स, कितने आवर्स पे काम कर रहा था? मैं काम कर रहा था 23,000 आवर्स के ऊपर। क्या ख्याल है, हर आवर के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी? 20। तो इसका मतलब है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी अमाउंट की है? 460,000, ऐसा ही है। जब 460,000 की वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितने की है? 240,000। ये वाली बात क्लियर है? हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 240,000, ऐसा ही है। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स कॉस्ट पर आवर। अब जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो बेसिकली कितने की है? 2,40,000 की। तुमने आवर्स कितने लिए? 20,000। क्यों? क्योंकि ये जो आवर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है एक टिपिकल ईयर के, और तुम जो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो कैलकुलेट कर रहे हो मंथली। ये स्टूडेंट गलती करता है। अगर मैं 2,40,000 को 12 महीने से डिवाइड करता हूं तो एक महीने के आवर्स कितने बनेंगे? 20,000। तो अगर मैं इसको 20,000 से डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेसिकली 12। बिल्कुल ऐसा ही। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिएगा। बिग चीज शेयर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये याद दिलाएगा कि आप लोगों को टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी आती है नहीं आती, ये भी आप लोग पहले देख के आ चुके हैं।
हो गया भाई। अगले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किया। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली टारगेट कॉस्ट है। अच्छा, अब ये टारगेट कॉस्ट जो है ना वो बेसिकली F5 का भी अपना एक टॉपिक है, F2 के अंदर भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। लेकिन अगर मैं वैसे टारगेट कॉस्ट की बात करता हूं कि अगर आपने टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो शायद उसके लिए किसी प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। बीसीसी मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर, ऐसा ही है। दे आर कंसीडरिंग अ न्यू डिजाइन ऑफ मसाजिंग चेयर टू लॉन्च इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट इन व्हिच दे ऑपरेट। They have carried out an investigation in the market and using a target costing system have targeted a competitive selling price of 120। प्राइस कितनी रखनी है हमने? 120। और उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि अपना मार्जिन कितना रखे? 20%। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? आपकी सेलिंग प्राइस होगी बेसिकली कितनी जी? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120। और उसके ऊपर प्रॉफिट कितने परसेंट है? प्रॉफिट है आपके पास कितने परसेंट? 20%। तो 120 का 20% कितना बनेगा? 24। तो अगर आप 120 में से माइनस कर दें 24 तो ये अमाउंट कितनी आएगी बेसिकली? 96 की। तो यहाँ पे टारगेट कॉस्ट कितनी बनेगी? 96। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करिएगा। और ये बात याद रखिएगा, मैं आज MA1 के अंदर एक टॉपिक करवा रहा था, वहां पे मैंने जाके कहा था स्टूडेंट से कि यार ये वाला प्रॉब्लम मैं F5 के स्टूडेंट्स को भी फेस करते हुए देखता हूँ। सही है, नॉर्मली फेस करते हुए देखता हूँ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। 120 को 80% से मल्टीप्लाई कर दे, जब भी आंसर आ जाएगा। हो गया हो रहा है। यार, ये एक खास किस्म का मामला है भाई। ये मैं वही वाली बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये असल में अब चलो यहां तक भी अभी भी मैं दोबारा आंसर ले सकता हूँ। हाँ, कोई आंसर कैलकुलेट किया किसी ने अभी तक? 16 इसका आंसर नहीं है ना, इसका आंसर 24 है ना, इसका आंसर 16 है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस वक्त भी बिल्कुल सही कह रहा था। और कंटिन्यूसली हर बैच के अंदर हम ये वाली बात सुनते हैं यार। लिटरली पिछली दफा तो नॉर्थ के अंदर एक कैंपस था, एक यहाँ पे था, इवनिंग और मॉर्निंग तीनों थे। तो मैंने एक 2 दिन के अंदर तीनों जगह पे ओरिएंटेशन क्लास ली, और तीनों जगहों पे ऐसा नहीं है 100%, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कोई 70% स्टूडेंट का आंसर सही होता था, 30% का गलत ही होता। ये चीज हमेशा हमें तंग करती है। जरा गौर करना है यार मेरी बात। तुम लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? 16 और 24। Big Cheese Chair, BBCC manufacture and sell executive leather chair. They are considering a new design of massaging chair to launch into the competitive market in which they operate. Leather costs $10 per meter and 2 meter are needed for a complete chair. अब ये बात याद रखो, हमें कितने मीटर चाहिए? 2 मीटर। ऐसा ही है, 2 मीटर में वो चेयर कंप्लीट हो जाएगी। और उस 2 मीटर के अंदर 2 मीटर नेट लगना है। उसमें 20% क्या है? वेस्टेज भी है। जब उसके अंदर 20% वेस्टेज है तो तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि 2 मीटर का 20% लिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितना आया? 0.4। और इसको 2.4 मीटर कर दिया। ऐसे ही फिर उसके ऊपर लगाया ना 10 का रेट, तो वो 24 आ रहा है। ये किया। अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, अगर 2.4 मीटर तुमने इनपुट किया, उसके अंदर कितना लॉस होगा भाई? 20%। 2.4 पे 20% कितना बनता है? 0.48। क्या ख्याल है कितना बनता है? 0.48। जरा गौर से मेरी बात सुनना, कितना बना? 0.48। और जब तुमने आउटपुट की तरफ जाओगे तो वो 0.48 माइनस होने के बाद तुम्हारे पास आंसर आएगा 1.92। 1.9 1.92। जबकि 1.92 पे अगर तुम लेदर लगाओगे कोई साइड खाली रह जाएगी। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हुआ कि 2.4 मीटर तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। ये शुरू से ये करते हुए चले आ रहे हैं कि बेटा ये जो 2 मीटर है ये बेसिकली 20% लॉस के बाद है। तो ये कितने परसेंट होगा? 80%। इसको ग्रॉस अप करोगे किसके ऊपर? 100% के ऊपर, तो ये बनेगा 2.5 मीटर।
अब इसकी कैलकुलेशन करके बता दूं, तुमने इनपुट किया कितने मीटर, 2.5 मीटर, तुम्हारा लॉस कितना हुआ, तुम्हारा लॉस हुआ 0.5 मीटर, और तुम्हारा आउटपुट कितना आया, तुम्हारा आउटपुट आया बेसिकली 2 मीटर। अब ये सही है, क्या ख्याल है? और 2.5 मीटर के लिए हर मीटर के ऊपर 10 की कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी होगी बेटा? ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हर जगह पे हम देखते हैं। और एक और बात बताऊं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, यही सेम कैलकुलेशन किसके ऊपर अप्लाई होती है, मटेरियल के ऊपर। यही सेम कैलकुलेशन किसके ऊपर अप्लाई होती है, लेबर के ऊपर। लेबर में वेस्टेज नहीं होता, लेकिन आइडल टाइम होता है। और एमए 1 में क्वेश्चन, F2 में क्वेश्चन भरे पड़े में जहाँ पे आइडल टाइम था। सही है, इसे अपने पास कॉपी कर लो, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन अभी और भी आने वाले, ऐसे 2 क्वेश्चन अभी और भी आने वाले। जी, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया आप लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है इसका? कैसे? सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास मिनट्स, बेसिकली जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है, हमें जो आवर्स चाहिए वो बेसिकली कितने चाहिए, 0.5 आवर्स, ऐसा ही है। और ये जो 0.5 आवर्स है, ये बेसिकली कितने कितने आइडल टाइम के बाद है, ये बेसिकली तकरीबन 10% इसके ऊपर वेस्ट हो जाता है, ऐसा ही है। तो ये कितने परसेंट है, 90%, ऐसा ही है। ये कितने परसेंट है, 90%। हमने इसको कितने परसेंट के ऊपर ग्रॉस अप करना है, हम इसको लेके जाएंगे कितने परसेंट के ऊपर, तकरीबन कोई 100% के ऊपर, ऐसा ही है ना। जब हम इसको 100% के ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 0.55 आवर्स। और एक आर का रेट क्या है, एक आर का रेट है बेसिकली 12.6। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेसिकली 13। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 13 आएगा, 7 आएगा? इसका आंसर आएगा बेसिकली यहाँ पे 7, 7 ही आ रहा, 6.99, 6.99 मतलब 7, बिल्कुल ऐसा ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अपनी जगह पे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, ऐसा ही है। भाई सिंपल सी बात पता है क्या, सिंपल सी बात ये कि वहां पे 20% वेस्टेज था, और यहाँ पे कितने परसेंट वेस्टेज है, तकरीबन कोई 10%। सही। तो ये क्वेश्चन काफी बेहतर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। याद है लाइफ साइकिल कॉस्ट, आइडिया है आप लोगों को लाइफ साइकिल कॉस्ट? मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सिंपल सिनारियो रखता हूँ, सही है, कि आपने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। पहले सारी कॉस्ट निकालो, पूरी की पूरी लाइफ की कॉस्ट निकालो, उसको फिर नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। पहले साल कॉस्ट कितनी है, दूसरे साल कॉस्ट कितनी है, तीसरे साल कॉस्ट कितनी है, उन तीनों कॉस्ट को हम क्या करेंगे, एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे।
जी, पहले साल की कॉस्ट निकालेंगे आप लोग, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की। तो यार ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है ना, और फिक्स कॉस्ट है वो तो एज इट इज आती है। सही। फिक्स कॉस्ट को भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। हम्म। फिक्स कॉस्ट को भी बिल्कुल कांस्टेंट। ऐसा ही है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। हो गया। पहले साल की बताओ, पहले साल की कॉस्ट कितनी आ रही है? पहले साल अगर देखा जाए हमने 2000 यूनिट्स बनाए, ऐसा ही है। और 2000 यूनिट के ऊपर जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो है 2.3 और 0.5। ऐसा ही है, अगर मैं 2000 को मल्टीप्लाई करूं 2.3 और 0.5 और इसमें ये फिक्स कॉस्ट प्लस कर दूं तो पहले साल की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? दोबारा बताओ। 10,800। और अगर मैं यही वाला एरिया अप्लाई करता हूँ दूसरे साल में, कि 5000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.8 और 0.4 से, और उसके अंदर जो है वो फिक्स कॉस्ट को ऐड करता हूँ, तो वो अमाउंट कितनी बनेगी? 16,800। और अगर मैं तीसरे के ऊपर बात करूं, 7,000 को मल्टीप्लाई करूं 1.2 और 0.4 से, और उसमें ऐड कर दूं कितना? फिक्स कॉस्ट को, तो ये कितना बन रहा है? 17,500। ये सारी की सारी कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है? 10,800, 16,800 और 17,500। 45,100। और हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं? हम यूनिट्स बना रहे हैं 2,000, 5,000 और 7,000, यानी कि 14,000। क्या ख्याल है? तो हमारी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? 3.22। यही आंसर है हमारे पास, 3.22। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? अब वेस्टेज के ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो देखिए, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। उसके बाद फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर एक बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सेंटीमीटर और मीटर के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो भी काफी आउटस्टैंडिंग है। वेस्टेज के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। एक वो बिग चीज शेयर के अंदर लेदर के ऊपर वेस्टेज था, एक अभी आइडल टाइम आप लोगों ने देखा, और एक अभी एक और वेस्टेज आएगा, वो देखें। उसके बाद फिर मैंने एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनाया। वो क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन तुम लोग करोगे वो 2000, जैसे बहुत पुराना है, तुम लोग कहोगे सर इतना पुराना है, लेकिन इसके करीब करीब के भी क्वेश्चन हमने देखे 2010 के अंदर। 10 मार्क्स के ऊपर वो क्वेश्चन आया था, जो तुम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, 10 मार्क्स के ऊपर। यार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर, ये तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? इसका आंसर बताना है तुम लोग।
जी बताएंगे। एक बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है रैपिडली और बाय कर रहा है मटीरियल बहुत सारी कंट्रीज से, क्या ख्याल है, ऐसा ही है? ऑफ करेंसीज, इट हैज एन एक्सक्लूसिव सप्लाई डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट whereby the same logistic expert makes all deliveries into its warehouse on a cost plus basis। यानी वो कहते हैं कि जो भी अमाउंट होगी वो प्लस जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी हम आपसे ही क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये आगे लिखा हुआ है, पेज ऑल डिलीवरी चार्जेस ऑन अ पर यूनिट बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यार एक बात याद रखना, जब ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आए ना तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस असल में होता क्या क्या होता है? मटेरियल की प्राइस का डिफरेंस। कौन से मटेरियल प्राइस का डिफरेंस? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, जो तुमने सोची और जो एक्चुअली तुमने बेयर की। यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है? अब ये बताओ एडवर्स का मतलब क्या हुआ, जो प्राइस तुमने पे की वो ज्यादा है या कम? ज्यादा, यानी मटेरियल की प्राइस बढ़ गई। किन चीजों की वजह से बढ़ सकती है, बताया कितने होंगे? नहीं, ये बताया कितने होंगे, 2 3 4, ये जितने भी हो सकते हैं। बताया नहीं, 2 है 3 है तो मल्टीपल हो सकते हैं, कितनी भी, सारे के सारे भी हो सकते हैं। ये बताओ एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो सकता है? क्यों? क्योंकि जब डॉलर महंगा होगा, फॉरेन करेंसी महंगी होगी, तो ऑलरेडी आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। सही है। अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो मटेरियल महंगा हो जाएगा? नहीं यार, इससे तो मटेरियल सस्ता होगा। अच्छा, अगर वर्ल्ड वाइड डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या मटेरियल महंगा होगा? डिमांड पुश करती है किसे? बेटा दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या ख्याल, ऐसा ही है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ा रही है किसको, प्राइस को, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे एडवर्स होगा, नहीं होगा, फेवरेबल हो सकता है। अच्छा, अगर दुनिया में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है फिर क्यों? क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, अगर डिविडेंड अपने सप्लाई अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पे करेंगे, लिखा हुआ है ना, इंक्रीज इन द डिविडेंड पेड बाय द डिलीवरी बिजनेस, क्या इसकी वजह से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स हो सकता है? बेटा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज नहीं सोचते। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है, सर देखे ना, उन्होंने डिविडेंड ज्यादा पे किया, जब वो डिविडेंड ज्यादा पे करेंगे तो उनको फिर बढ़ाना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि पैसे तो शेयर होल्डर। इतना थोड़ी सोचना है यार, ना एक लिमिट तक सोचना है। डिविडेंड का कोई ताल्लुक मटेरियल की प्राइस के साथ नहीं होता। बेटा एक बात याद रखना, डिविडेंड जब आप देते हैं वो पॉलिसी अलग होती है, प्राइसिंग पॉलिसी अलग होती है। प्राइस देखती है मार्केट को देख के। प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है, कोई भी डिविडेंड बेस्ड प्राइसिंग मॉडल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने डिविडेंड के हिसाब से प्राइस को सेट करोगे तो कस्टमर कहां से पे करेगा? असल बात तो कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो। तो ये तीन एरिया है। अब 2 क्वेश्चन रह गए आखिरी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए। याद है तुम लोगों को सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है? बेटा ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तुमने F2 में देखा होगा, याद है किसी को? नहीं? फार्मूला लिख दूं? चलो मैं तुम्हारे सामने फार्मूला लिखता हूं, जरा गौर करना। ASU क्या, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस BSU बजटेड सेल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय CM। CM क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग होगी। चेक करो। इसका मतलब है, ये वाली बात तो तुम लोग समझते हो ना, इस बात की इंतहाई हद तक जरूरत है कि जब हम वेरिएंस की तरफ जाएं तो स्टार्टिंग के वेरिएंस के एक दफा फार्मूलाज देख लें। अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी होगी।
जी बताएंगे यहाँ पे आप लोगों का सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है? पहले ये बताओ एक्चुअल सेल यूनिट्स कितने हैं? कह रहा ओवरऑल मार्केट साइज इंक्रीज हुआ है 10% से, इसका मतलब है हमारी सेल्स भी 10% से इंक्रीज हुई होगी। हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 13,200। क्यों? क्योंकि 12,000 तो ओरिजिनल था, 10% से इंक्रीज हुआ। और हमारी बजट सेल्स कितनी है? 12,000। उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? उसे मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? कंट्रीब्यूशन है 5। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर हमारी जब प्राइस कम हुई, बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें हमारी प्राइस कम हुई, बेटा प्राइस का डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। सही, प्राइस का डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा भाई? क्या आंसर आ रहा है इसका? 6,000। कितना? 6,000। बिल्कुल ऐसे ही। यहां तक कोई मसला? अब ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, जरा गौर से सुनिएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है, एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है? Hammer is a large garden equipment supplier with retail store throughout Toonland. Many of the product it sells are bought in from outside supplier, but some are currently manufactured by Hammer's own manufacturing division, Nail. एक manufacturing division है Nail, जो basically क्या बना रही है? garden shades. The price and transfer price that Nail charges to the retail store are set by the head office and have been the subject of some discussion. The current pricing policy is for Nail to calculate the total variable cost of production and delivery and add 30% for profit. वो कहते हैं यार हमारी जो प्राइस होनी चाहिए वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिलीवरी कॉस्ट, उसके ऊपर 30% क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। नेल ने आर्ग्यू किया नहीं, ऑल कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ऑफरिंग टू रिड्यूस द मार्कअप ऑन कॉस्ट टू 10%। वो कह रहे नहीं, कॉस्ट के ऊपर 10% मार्कअप होना चाहिए, लेकिन सारी की सारी कॉस्ट को क्या करना चाहिए? कंसीडर। The retail store are unhappy with the current pricing policy, arguing that it results in prices that are often higher than comparable products available on the market. Nail has provided the following information to enable a price comparison to be made of the new possible pricing policies for one of its product. यानी ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो नई प्रोडक्ट के लिए नई वाली प्राइसिंग पॉलिसी अप्लाई करें। अच्छा, ये पूरा का पूरा एरिया अभी तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगले वाले स्लाइड के ऊपर ये दोनों बातें लिखी हुई है कि तुमने कैलकुलेट करना है प्राइस दैट नेल वुड चार्ज फॉर द गार्डन शेड अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%। और फिर उसके बाद डिफरेंस कैलकुलेट करना है फुल कॉस्ट प्लस 10% के ऊपर, यानी दोनों प्राइसेस के दरमियान में डिफरेंस। प्राइस कैलकुलेट करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करते हो? ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या करोगे? यूज करोगे। क्या क्या यूज करोगे भाई? पहले नंबर पे स्टील, मैं नहीं पढ़ूंगा उसके आगे क्या लिखा। दूसरे नंबर पे अदर मटेरियल, कोई मसला। तीसरे नंबर पे लेबर। चौथे नंबर पे वेरिएबल ओवरहेड, और उसी के साथ साथ फिक्स ओवरहेड, और उसके अलावा डिलीवरी। अब तुमने बस ये दो प्राइसिंग पॉलिसीज कंप्लीट करके देनी है। कोशिश करो ये आखिरी क्वेश्चन भी सही हो, जैसे तुम्हारे तकरीबन 60-70% क्वेश्चन सही। 10 मार्क्स के ऊपर आया भाई। मैं जब जाऊंगा ना इस क्वेश्चन की तरफ तो दोबारा करवाऊंगा और कहूंगा हाँ यार ये देखो ये हैमर वाला क्वेश्चन पहले हम कर चुके। अब ये वाली बात भी नहीं है, ये वाली बात भी नहीं कह सकते हम कि हमने जो है वो बेसिकली इस स्पेसिफिक एरिया के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा के आपके सामने रखे। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन F5 के पास पेपर्स के अंदर आ चुके। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन वो उठाए जो पास पेपर में आ चुके।
पहले नंबर पे पहला कंपोनेंट जो ऐड होगा वो क्या होगा? स्टील। स्टील के अलावा दूसरे नंबर पे अदर मटेरियल। अदर मटेरियल के अलावा तीसरे नंबर पे फिर लेबर। लेबर के अलावा वेरिएबल ओवरहेड। फिर तो मैं बाकी चीजें देखूंगा। तो यार मैं वहां पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा इसको, मैं जर्नल पे ही सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं सॉल्व होते हुए। जी। कॉस्टिंग कर रहे हैं ना अभी आप लोग? कंप्लीट हो गया या अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, बस सही, बस सही है, बस सही है, आराम से। Eight for difference 1.65. Second, जी बताइएगा। हाँ भाई। पहले नंबर पे, पहले नंबर पे तुम्हारे पास कौन सा मटेरियल है? अच्छा पहले मुझे बताओ पहली वाली प्राइसिंग कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%, ऐसे ही है ना? पहली वाली
कौन सी वाली प्राइसिंग है? पहली वाली जो प्राइसिंग तुम्हारे पास है वो बेसिकली क्या है? पहली वाली जो है वो बेसिकली है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30%। मुझे बताओ उसमें कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी? पहले नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले नंबर पे स्टील। मुझे बताओ कि स्टील यूज कितना होगा? कितना? 0.4। अब यार ये 0.4 तो है, लेकिन इसके अंदर लॉस भी है। कितने परसेंट लॉस है? 5%। डिवाइड किया किससे? 95 से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 95 से, डिवाइड करेंगे 95 से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? क्या रेट क्या है इसका? इसका रेट है वैसे तो 4000 है, लेकिन 1000 केजी का, 1 केजी का कितना है? 4। बताओ इसका अमाउंट क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.7 आ रहा है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 1.6, 1.6 का 95% से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है तुम्हारा? कितना आ रहा है भाई? 5% है। कितना आएगा? 1.7 आ रहा है। 1.68 ही रखते हैं ना, 1.68। हमने यहाँ पे रखा 1.68, हमने यहाँ पे रखा 1.68। अब एक काम करो, मुझे बताओ इसके अलावा और क्या है इसमें, स्टील के अलावा? अदर मटेरियल। मुझे बताओ कि अदर मटेरियल में क्या मामला है? अदर मटेरियल में मेरे ख्याल से तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? वैसे है कितने का अदर मटेरियल? 3। कितने केजी चाहिए? 0.1। क्या ख्याल है? लेकिन इसके ऊपर लगेगा 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट लगने के बाद ये अमाउंट कितने परसेंट हो जाएगी? 90%। बताओ कि अमाउंट क्या आएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 90%, कितना आ रहा है? 2.7। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.27। हाँ 0.27 सही है। उसके बाद ये हो गया और अदर मटेरियल भी हो गया। अगला आइटम कौन सा है? लेबर। लेबर के बारे में बताओ। क्या? 0.25 पर आर पर यूनिट और 10 पर आर, तो अमाउंट कितनी आएगी? 2.5। यहाँ तक कोई मसला? अगली कॉस्ट बताओ कौन सी है? वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच के बारे में बताओ वो कितना है? ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है? 2.5। 2.5 का 150%। बताओ 2.5 का 150% कितना होता है? 3.75। बिल्कुल सही जा रहे हो यार। आखिरी बताओ। 30% ऐड करते हैं। नहीं ना, डिलीवरी कॉस्ट भी तो ऐड करोगे। देखिए यार यहाँ पे तुमने चीज मिस कर दी। लिखा हुआ था वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिलीवरी कॉस्ट प्लस कर दिया। बताओ डिलीवरी कॉस्ट। बेटा असल में जो पूरा का पूरा F5 है ना, वो मार खाता है यहाँ पे जाके जब हम चीजों को इग्नोर करते हैं। लिटरली इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल जब आता है जब आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर। अच्छा ये ना बैलेंस रखना काफी मुश्किल होता है। स्टूडेंट को बैलेंस रखना ही थोड़ा सा मुश्किल ना। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज नहीं सोचना। यानी वो वाला, जैसे वो वाला क्वेश्चन ही था डिविडेंड पे वाला, नहीं सर डिविडेंड देंगे तो प्राइस बढ़ाएंगे ताकि उनका पेट भरे, नहीं इतना भी नहीं सोचना और कम भी नहीं सोचना। वो बैलेंस करना वो कैसे आता है? वो प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए तो आज शुरू से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई है। मुझे बताओ डिलीवरी कॉस्ट कितनी है? सही है। अब मुझे बताओ तुम्हारी कॉस्ट कितनी बनी? बताइए भाई, कॉस्ट कितनी आ रही है? 8.7। 8.72। इसमें प्लस क्या करूंगा? प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट कितना है? 30%। लगाओ इसके ऊपर 30% प्रॉफिट कितना आया? 11.334 कर देता हूँ। सही है री? फाइनल नहीं, 11.34 थोड़ी आ रहा है अभी। तुमने टोटल बता दिया, पहले वो तो निकालो। प्रॉफिट तो बताओ, प्रॉफिट कितना है? 2.616। 2.616। फाइनल आंसर बताओ। 11.34। यहाँ तो कोई मसला? अब यार ये तो हो गया तुम्हारे पास पहले वाली कॉस्ट। अब मुझे एक बार बताओ, अच्छा ये यहाँ पे भी वही वाला काम, जो मैं काम एक्सेल के अंदर करूंगा वही वाला काम अभी अप्लाई करता हूँ। मैंने करना क्या है, मैंने इसको दोबारा कॉपी करके यहाँ तक कॉस्ट तक कॉपी करके दोबारा क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें सेम है। सिर्फ ऐड क्या करना है इसमें? फिक्स एफओएच। आओ मुझे बताओ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? अब दूसरी वाली प्राइसिंग क्या है? टोटल कॉस्ट प्लस कितने परसेंट भाई? टोटल कॉस्ट प्लस
10%, टोटल कॉस्ट प्लस 10%, टोटल कॉस्ट प्लस 10%। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8.72। इसमें प्लस क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट। बताओ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? हाँ, 80% ऑफ वेरिएबल एफओएच। वेरिएबल एफओएच कितना है? 3.75 का, किसका? 3.75 का कितने परसेंट? 80%। बताओ कितना है? 3। इसको प्लस करूंगा, अमाउंट क्या आ जाएगी? 11.72। क्या ख्याल है ना? ऐसा ही है ना? अब इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड करूंगा? ये आ गई आपकी कॉस्ट। अब इसमें प्रॉफिट कितना लगाना है बताओ भाई? प्रॉफिट कितने परसेंट लगाना है? प्रॉफिट कितने परसेंट लगाना है? 10% लगाओ। 10% प्रॉफिट 1.17। क्या ख्याल है? तुम्हारी प्राइस कितनी बन गई? 12.89। क्या तुमने ये बताना था? नहीं, तुमने इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बताना था। बताओ डिफरेंस कितना आया? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना? 1.55। हाँ भाई, रिकॉल हुआ। शुरू में देखो चीजें पीछे थी, आहिस्ता आहिस्ता आगे आई, यही सारा का सारा मामला। इसको अगर बेस से स्टार्ट करोगे, चीजें तुम्हारी ग्रिप में रहेंगी, तुम्हें F5 मुश्किल नहीं लगेगा, तुम आखिर में भी यही कह रहोगे सर खामा में हाइप क्रिएट की हुई थी, ऐसा तो था नहीं। और दूसरी एक बात, जब शुरू में आगे चल रहा होगा, तुम लोगों के जहन में ये भी आएगा, नहीं सर ये तो हमने सुना था बड़ा मुश्किल है, ये आसान जा कैसे रहा है? वो भी तो एक होता है ना कि सर मतलब क्यों जा रहा है यार, मतलब जब ये मुश्किल है तो मुश्किल लगना चाहिए ना, तो आसान क्यों लग रहा है? अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे। हमारा जो पहला चैप्टर, जो मतलब फॉर्मली जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो अगली ही आने वाली क्लास के अंदर होगा। ये क्लास यार, ओरिएंटेशन क्लास में ये थोड़े से टाइम का सेक्रीफाइस किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का, यानी वो जो मैंने 1 घंटा आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखे। लेकिन इसका ना 2-3 बातें होती हैं। पहले तो आप लोगों के जहन में ये आ जाए कि हाँ यार, मुझे छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास एक दिन फारिग आ रहा है बीच में, और हमारी क्लास अगली सैटरडे को है। तो जब हमारी सैटरडे को क्लास है, तो मैं बस तुम लोगों से एक चीज चाहूंगा, और वो क्या? एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है सिर्फ, उसको तुम अगर एक दफा गो थ्रू कर ले। वो है असल में F2 का कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर क्या है, ताकि मैं अगली क्लास में किसी वक्त पे प्राइम कॉस्ट की बात करूं, ओवरहेड्स की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो तुम किसी जगह पे अटको नहीं। सही है, बस उसको एक दफा गो थ्रू करना है। वो हैंडआउट मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर तो आप लोग ऐड हुए हैं ना, मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। उस हैंडआउट को एक दफा गो थ्रू करते हुए आ जाना बस। सही है, उसमें हाइलो मेथड के फार्मूलाज वगैरह भी लिखे हुए, वो भी जरा देख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा से एक दफा हाइलो मेथड करेंगे, लेकिन बहुत हल्का फुल्का, यानी ऐसी चीजें जो हमने पहले की हुई होंगी हम उसको रिकॉल जरूर करेंगे, लेकिन लाजमी तौर पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बस इस लेवल के ऊपर ये चीजें याद आ जाए हमें, और उसके बाद हम आगे की तरफ वो। सही है जी। एक गूगल की ड्राइव की लिंक है, वो अभी तो आप लोगों के उस पर शेयर नहीं कर रहा ग्रुप के ऊपर, इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद शेयर कर दूंगा। उसके अंदर सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे के सारे उसके अंदर मौजूद है, तो वो आप लोगों के पास रहेंगे। दूसरे नंबर पे बस एक चीज का ख्याल रखना यार, असाइनमेंट्स को डिले मत करो। जो काम मैं एक क्लास में दूं, अगली क्लास में करके आओ, चाहे वो ऑफ हो ऑफ ना हो, सुबह ऑफिस जाना हो। मैं ज्यादा से ज्यादा भी एक दिन में तुम्हें काम दूंगा तो आधे पौने घंटे का, बस ज्यादा से ज्यादा। बहुत होगा बीच में ऑफ आ रहा होगा तो 1-8 घंटा, या आगे जाके थोड़ा बढ़ जाएगा, 2-2 घंटे 2.5 घंटे तक भी आ जाएगा। तो बस कोशिश करनी है, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा। मेरा जो अपना मोटिव है वो ये, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास हमेशा एक दिन के बाद हो। मेरा मोटिव ये है, ताकि बीच में एक दिन तुम्हें फारिग मिल जाए। लेकिन शुरू में अगर जल्दी जल्दी भी क्लास हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आखिर के 1-2 महीना, एक 1.5 महीना रह जाएगा, तो हर एक क्लास या 2 क्लासेस के बीच में 1-8 दिन का गैप हो, ताकि बंदा पहले उसकी तैयारी करे। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को देखा है ना, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की, वो रिकॉर्डिंग से ही पढ़ रहा था। वो क्या लगा, सर मेरी हमेशा से आदत रही है, लेकिन एक जगह पे जाके वो स्टूडेंट अटक गया। उसने कहा मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं पहले महीने में सारे लेक्चर्स देख लेता हूँ। देख लिए, लेक्चर देखने में मसला थोड़ी होता है यार। फिर उससे अगले महीने में, आखिरी महीने में जब 20 दिन रह जाते हैं, तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। फिर मुझे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वाकई में होंगे यार। लेक्चर को देखना मसला थोड़ी होता है, असल तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे करते हुए देखोगे, कहोगे सर इससे ज्यादा आसान क्या है, लेकिन खुद करोगे तो ये कहोगे सर ये टेक्निकल है। तो करना तुम लोगों ने ही है, इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ही ज्यादा क्वेश्चन रखूंगा जैसे आज रखे। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ABC से स्टार्ट करें लेंगे। थोड़ा बहुत रिकॉल करके आना हो रिकॉल करके आना, बस वो वाला डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ने हो जो मैं आज शेयर करूँ। सही, अगली क्लास से ब्रेक भी लेंगे यार, टाइम पे भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास को बस यही तक रखेंगे। सही, अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर।
बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि हम